हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटीजी नीट। आज फाइनली हम शुरू करने वाले हैं सेट्स रिलेशन एंड फंक्शंस का प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पार्ट 1। यानी अब आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू होंगे जिसमें हम एमसीक्यूज, एमएसक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन और इस तरह के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस कर इस पूरे चैप्टर को कंसोलिडेट करेंगे। और इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज के बाद हम शुरू करेंगे पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस और ये पूरा चैप्टर एक अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। बट शुरुआत करते हैं आज स्टूडेंट्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस के पार्ट 1 से। बट बिफोर आई स्टार्ट टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स, डू यू नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है ऑलमोस्ट हर अलग अलग सेक्टर और सेगमेंट में, जैसे कि किंडरगार्टन से K-12 तक सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, आपके एंट्रेंस एग्जाम जितने भी होते हैं जैसे IIT JEE, NTSE, मेडिकल जैसे हमारा नीट और ओलंपियाड, और ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग सेगमेंट जैसे CUET और इन तरह की हर अलग अलग तरह के एग्जाम की कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव थरो तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट एट जीरो कॉस्ट। कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, सब कुछ फ्री में तैयारी करवाता है मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म www.magnetbrains.com। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस लेक्चर स्टूडेंट्स, डू यू नो कि मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE मॉड्यूल आपके लिए क्या क्या चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है, जल्दी से समझेंगे स्टूडेंट्स। हम हर चैप्टर के एक एक सिंगल टॉपिक के डिटेल्ड कॉम्प्रहेंसिव और थरो एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाते हैं। उसमें सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लेन किए जाते हैं। ना सिर्फ कंसेप्ट्स बल्कि उन थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को आपको एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब उनकी कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी सिखाने के लिए उनके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स थ्रू डिफरेंट एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस आपको समझाए जाते हैं। और हर कंसेप्ट को, हर थ्योरी के टॉपिक को डिटेल में थॉरली आपको कवर करवाया जाता है। जब कोई भी टॉपिक कवर होता है स्टूडेंट्स, उसकी प्रैक्टिस शीट आपके लिए रिलीज होती है। उस प्रॉब्लम प्रैक्टिस शीट के थ्रू आप उस टॉपिक को और मजबूत और कंसोलिडेट और बेहतर बना सकते हैं, उसे और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये DPPs के आपके जो PDFs है ये आपको magnetbrains.com पर आसानी से एक्सेसिबल होंगे, बहुत ईजीली अवेलेबल होंगे। जैसे ही आप अपनी DPPs प्रैक्टिस कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, उसी दिन आपका DPP का भी वीडियो सोल्यूशन रिलीज हो जाता है स्टूडेंट्स। यानी आप अपनी DPPs के भी वीडियो सोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। यानी ये सारी की सारी चीज़ें मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है एट नो कॉस्ट, एट जीरो कॉस्ट, एट एब्सोल्युटली फ्री। कोई हिडन चार्जेस, कोई सब्सक्रिप्शन फी, कोई ट्रायल वर्जन जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ आपके लिए पूरे तरीके से फ्री है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, हम इंश्योर करेंगे कि हम अलग अलग तरीकों के थ्रू जैसे MCQs, PYQs, practice questions, along with that illustrations, examples, doubt clarification lectures, आपके chapter test, आपके mock test, और इन सब अलग अलग तरीकों के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा questions की प्रैक्टिस करें ताकि हर चैप्टर पर कोई भी पहलू, कोई भी एंगल से उसमें कोई भी कंसेप्ट आपका ना छूटे और हर चीज़ की एक अच्छी प्रैक्टिस आपने कर रखी हो। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, हम इंश्योर करेंगे कि हम पास्ट ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करें। हमेशा से याद रखिए स्टूडेंट्स कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप JEE मेंस और JEE एडवांस की अगर तैयारी करते हैं तो इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करिए। पास्ट ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने से आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आप एक अच्छा लेवल अचीव कर पाएंगे और एक्चुअली एग्जाम को समझ पाएंगे कि वो एग्जाम एक्चुअली किस थॉट प्रोसेस से वो बनी है, वहाँ पे क्वेश्चंस किस साइकी के साथ, किस माइंडसेट के साथ रखे जाते हैं, उनके पीछे का एक्चुअल थॉट प्रोसेस क्या होता है, ये सब कुछ आप डेवलप कर पाएंगे अगर आप सीधे सीधे PYQs यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ JEE मेंस एंड JEE एडवांस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक दिखाई देगा। लिंक पर लिखा होगा आस्क मी योर डाउट। आप इस लिंक पर क्लिक करके एक फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म के जरिए आप अपने सारे डाउट्स हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी कि आपके सारे डाउट्स तक एड्रेस करेगा मैग्नेट ब्रेन्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट, एट नो कॉस्ट। यानी कि आप अपने सारे डाउट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं, उन सारे डाउट्स को हम रिजॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली डाउट्स अगर कुछ सिंपल्स हैं, कुछ जेनरिक सी जनरल सी क्वेरीज हैं, तो आप उन्हें बेहिचक कॉमेंट में लिख दीजिए। हम रेगुलरली आपके कॉमेंट्स वक्त मिलने पर चेक करते रहते हैं और उन कॉमेंट्स को रेगुलर आने वाले किसी ना किसी लेक्चर में डेफिनेटली आंसर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, अगर
अगर कोई न्यूमेरिकल है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, बशर्ते ये टॉपिक वही हो जो हमने पढ़ रखा है या जो हम पढ़ रहे हैं। अननेसेसरीली कोई और ऐसा क्वेश्चन पूछना कंफ्यूज करेगा बाकी स्टूडेंट्स को जो अभी तक हमने टॉपिक नहीं पढ़ा है। तो जो टॉपिक्स रेलेवेंट अभी तक हम पढ़ चुके हैं उसी से डाउट पूछिए ताकि चीज़ें क्लियर चलती रहें। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप डाउट्स भेजते हैं तो वो स्क्रीनशॉट या जो फोटोग्राफ आप फॉरवर्ड करते हैं उसका प्रॉपर रिजोल्यूशन लीजिए, उसे प्रॉपर ओरिएंटेशन में कैप्चर करिए ताकि वो हमारे लिए समझना आसान हो, वरना प्रॉब्लम होगी और अननेसेसरीली अगर वो प्रॉपरली विजिबल नहीं होगा तो वो आपका डाउट डिस्कार्ड हो जाएगा। सो डाउट्स रेलेवेंट रखिए, सही क्वालिटी सही रिजोल्यूशन में रखिए और आपके डाउट्स चाहे वो सिंपल से कुछ क्वेरीज हो, अ डाउट इज ऑलवेज अ डाउट, या फिर कोई एक अच्छा सा न्यूमेरिकल हो, हर एक चीज हम एड्रेस करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स पर एट फ्री ऑफ कॉस्ट। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे, यानी आप अपने हर चैप्टर की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर पे आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, आपने कितने अच्छे से चीजें पढ़ी हैं, उस पर कौन से पर्टिकुलर सेक्शन या टॉपिक आपका पार्ट वीक है, ये सारी चीजें एनालाइज और इवैल्यूएट करके आप उस चैप्टर को और कंसोलिडेट और मजबूत बना सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स देयर कम्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हर चीज, कोई नोटिफिकेशन, कोई अपडेट, कोई गाइडेंस, कोई नॉन एकेडमिक इशू जो आपको बॉदर कर रहा है, आपकी पढ़ाई को हैम्पर कर रहा है, हर एक चीज को हम कोशिश करेंगे कि उसे एक्नॉलेज करके रिजॉल्व करें ताकि आपकी पढ़ाई में किसी भी तरह की बाधा ना आए और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी या कंटिन्यू कर पाए। हमेशा हम आपके साथ हैं इन स्टेजेस पर, हर जगह आपको गाइड करने के लिए, पुश करने के लिए, सही तरीका, सही रास्ता दिखाने के लिए। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स आपके वन शॉट रिवीजन भी क्रिएट होंगे, यानी कि आपके चैप्टर वाइज जैसे ही ये सारी चीज़ें कवर होती हैं आपके एग्जाम से पहले, जब आपको हर चैप्टर फटाफट क्विकली रिवाइज करना होगा तब भी हम आपके साथ हैं और आपके वन शॉट रिवीजन आपको क्रिएट करके देंगे, यानी कि आप अपनी एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, अच्छे से दे सकते हैं इस वन शॉट रिवीजन के थ्रू। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप जेई मेंस और जेई एडवांस के काफ़ी सारे ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दें। जितने ज़्यादा आप मॉक्स देंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी डेवलप होगी उस एग्जाम को लेकर, यानी आप अच्छे से वो एग्जाम दे पाएंगे, उस एग्जाम को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, उस एग्जाम को अच्छे से समझ पाएंगे। मतलब एग्जाम को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ताकि आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ असेसमेंट कर पाएं कि किस सब्जेक्ट में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम डिवोट कर रहे हो, किस सब्जेक्ट पे कितना आपको अपने एफर्ट्स डालने हैं, वहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप सोच पाएंगे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के थ्रू। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन हमेशा याद रखिए एक ऑल्टरनेटिव या एक सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब आप ऐसा मत सोचिए कि ये सारी चीज़ें स्किप करके सर चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज होते हैं, बहुत ही कंसाइज होते हैं, छोटे होते हैं और शॉर्टकट होता है, तो हम हमेशा शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं। आप कोशिश करिए स्टूडेंट्स, शॉर्टकट्स में जाना थोड़ा बेवकूफ़ी, आप हमेशा समझिए टेक्निक्स और जो स्टैंडर्ड प्रोसेस होती हैं उन्हें कभी स्किप नहीं किया सकता। आपको बाइसेप्स अगर बिल्ड करने हैं तो आपको एक सिंपल, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस डेवलप करनी ही होगी, तभी जाकर सही तरीके से मजबूत आपके बाइसेप्स बिल्ड होंगे। तो अगर कंसेप्ट्स को बेहतर बनाना है तो पूरी प्रोसेस से गुजरना होगा, सारे कंसेप्ट्स को डिटेल में समझना होगा, हर कंसेप्ट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा। शॉर्टकट में वन शॉट रिवीजन तो आपके तब काम आएगा जब आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी, तब क्विकली चीज़ों को रिकॉल करने के लिए ये चीज़ अच्छी है, बट तब नहीं जब आप सीधे इसे पढ़ना चाहें। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आप प्रोसेस फॉलो करिए, आप इसे बाईपास मत करिए। आई होप ये सारी चीज़ें जो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है एट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको समझ आई। विद दैट स्टूडेंट्स आज का प्रैक्टिस लेक्चर शुरू करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, हर कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे, हर चीज़ को छुएंगे, हर चीज़ को टच करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे स्टूडेंट्स, एक बार देखिए और समझिए और ट्राई करिए। बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, एक आसान सा, सिंपल सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है द वैल्यूज ऑफ बी एंड सी। तो बी और सी की वैल्यू पूछा है, फॉर विच द आइडेंटिटी एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी टर्म कही, उसने इससे इक्वेशन नहीं कहा, उसने इसे कहा आइडेंटिटी। क्या आपको याद है स्टूडेंट्स, हमने एक सिंपल सी बात पढ़ी थी, आइडेंटिटी और इक्वेशन में एक फर्क होता है। सर इक्वेशन में एक्स की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज आती है, उस वेरिएबल की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज आती हैं, सिर्फ उनके लिए वो फंक्शन ट्रू होता है, उनके लिए वो एक्सप्रेशन LHS और RHS इक्वल होता है, मतलब उनके लिए उस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। बट अगर सर ये एक आइडेंटिटी है, अगर ये एक आइडेंटिटी है तो ये x की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगा। क्या आपको ये बात समझ आई? सर ये x की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा। जैसे हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री में, याद करिए ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। कौन सी आइडेंटिटी सर? साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये एक इक्वेशन नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है। सर ये आइडेंटिटी क्यों है? क्योंकि थीटा की आप कोई भी वैल्यू रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल ऑलवेज रिजल्ट इनटू 1। तो ये थीटा की वैल्यू पर डिपेंडेंट ही नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी वैल्यू ऑफ थीटा ये हमेशा 1 होता है। क्या बात समझ आई? और इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि एक इक्वेशन नहीं, आई वुड प्रेफर कॉलिंग इट एन आइडेंटिटी। मतलब यहां पे थीटा पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। और अगर ऐसा कुछ है स्टूडेंट्स तो वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं और ध्यान से सुनिएगा, वो इस एक्सप्रेशन को है ना, फॉर विच दिस आइडेंटिटी इज सेटिस्फाइड। तो एक काम करते हैं, इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करवाने के लिए मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यूज करता हूं, है ना, वो इससे आइडेंटिटी कह रहा है स्टूडेंट्स। ये तो आपका एक नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल इक्वेशन है, नॉर्मल एक्सप्रेशन है, ये आपकी एक आइडेंटिटी है। तो ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स, देखो एफ ऑफ एक्स लिखा है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना। तो आपको एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है सर? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है, ध्यान से सुनिएगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपको आइडेंटिटी में क्या दिया है सर? एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है सर, ये ट्राई करते हैं। हमें जो आइडेंटिटी दी गई है वो उसमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये आपका आइडेंटिटी दिया हुआ है सर। इसी को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं कि क्या बनता है। आई होप मेरे सॉल्व करवाने से पहले आप ये क्वेश्चन ट्राई कर चुके हैं। बस बात वही है कि आपको देखना है कि आपने सही आंसर लाया या नहीं। दूसरी बात, आपकी अप्रोच में शायद कुछ और बेहतरी हो सकती है, तो क्या वो आपको दिख रही है? बस यही चीजें वेरीफाई करिए। एफ ऑफ एक्स प्लस 1, देखो एफ ऑफ एक्स ये है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 क्या होगा सर? सारे एक्स को एक्स प्लस 1 से रिप्लेस कर दीजिए। तो मैं क्या लिखूंगा? बी ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस सी ऑफ x प्लस 1 प्लस क्लियरली d, ये आपका क्या बन रहा है स्टूडेंट्स? f ऑफ x प्लस 1 माइनस f ऑफ x। अब f ऑफ x क्या होगा सर? सर f ऑफ x होगा, ध्यान सुनिए, यही पूरा एक्सप्रेशन जो कि कितना है सर? जो कि है bx स्क्वायर, और नेगेटिव साइन लगाना है तो सबके आगे में नेगेटिव साइन लगा के कुछ ऐसा कर दूंगा। सर इस तरफ क्या दिया हुआ है सर? इस तरफ 8x प्लस 3 दिया हुआ है। इस 8x प्लस 3 को आखिरी में यूज कर लेंगे स्टूडेंट्स। अभी फिलहाल इस पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं इस पार्ट को अगर सिंप्लीफाई करता हूं तो हम इसे फटाफट सोचते हैं स्टूडेंट्स, क्या दिखेगा? सोचना ध्यान से। x प्लस 1 का होल स्क्वायर वो कितना बनेगा सर? सर वो बनेगा b एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 तो वो बन जाएगा b, है ना, प्लस 2x, और 2x के साथ b मल्टीप्लाई होगा तो वो जाएगा 2bx। आई होप हमने यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं की है। सिमिलरली c को अगर x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा cx प्लस c, और ये कितना है स्टूडेंट्स? ये क्लियरली d दिख रहा है, जिस d को आई थिंक आप आसानी से कैंसिल कर सकते थे सर इस वैल्यू से। आई होप आपको रियलाइज हो रहा है कि हम सर चाहते हैं तो ये d कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या स्टूडेंट्स? माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स। तो ये बच रहा है माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स। एंड डू यू रियलाइज कि सर अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखें तो कुछ और टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, जैसे बी एक्स स्क्वायर से बी एक्स स्क्वायर और सी एक्स से सी एक्स कैंसिल हो रहा है। सो फाइनली आपके पास क्या क्या टर्म्स बच रही हैं सर? अगर आप ध्यान से देखें तो जो टर्म्स आपके पास बच जा रही हैं, एक तो बच रहा है 2bx, आई होप आपको दिख रहा होगा। एक तो बच रहा है 2b टाइम्स x, और फिर क्या बच रहा है सर? इधर दो कांस्टेंट टर्म्स बच रही हैं b और c, तो इसको मैं क्या लिख लेता हूं? इसको मैं लिख लेता हूं b प्लस c। सर उसने कहा था कि ये जो आइडेंटिटी है ये 8x प्लस 3 के इक्वल है। डू यू ऑल अंडरस्टैंड? सर ये जो आइडेंटिटी है वो 8x प्लस 3 के इक्वल है। तो जो हमने सॉल्व किया लेफ्ट हैंड पार्ट वो ऐसा कुछ आ रहा है, और उनके अकॉर्डिंग सर वो जो है वैल्यू वो 8x प्लस 3 के इक्वल है। सर अगर ये एक आइडेंटिटी है, सर अगर ये एक आइडेंटिटी है तो जो x का कोफिशिएंट इधर है वही x का कोफिशिएंट इधर होगा, और जो कांस्टेंट टर्म इधर है वही कांस्टेंट टर्म उधर होगी। मतलब क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं बड़ी आसान सी बात आपसे कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स की जो आपको ये दो वैल्यूज निकल के आ रही हैं, कौन सी स्टूडेंट्स? कि ये जो x का कोफिशिएंट 8 है वो वैल्यू होगी इस x वाले कोफिशिएंट 2b की, क्योंकि एक आइडेंटिटी है। तो यानी कि हम सीधा सीधा कहेंगे ये जो 8 होगा ये 2b के इक्वल होगा। आई होप आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है। तो अगर 2b के इक्वल होता है 8 तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ स्टूडेंट्स की b की वैल्यू कितनी होगी? b की वैल्यू होगी 4। आई होप बड़ी आसान सी बात है। चूंकि एक आइडेंटिटी है तो इस लेफ्ट हैंड साइड की कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड की कांस्टेंट टर्म के भी इक्वल होगी, क्योंकि x की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा। इस बेसिस पे मैं कहूंगा कि सर b प्लस सी विल बी इक्वल टू 3, और अगर सर आपका b प्लस सी 3 के इक्वल है, अगर b प्लस सी इज इक्वल टू 3 और b की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 4, है ना। ये हमको पता था इसलिए हमने ये कंक्लूड किया, और हमको पता है कि b प्लस सी 3 के इक्वल है, तो मैं कंक्लूड करूंगा b की वैल्यू अगर 4 रखा तो हो जाता है 4 प्लस, आई एम रियली सॉरी, 4 plus c is equals to 3, which makes you conclude that c is going to be -1। तो दो बातें समझ आ रही हैं सर कि c की वैल्यू आती है -1। तो दो रिजल्ट, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -1। आई होप आपको ये बात समझ आई।
तो 4 एंड -1 शुड बी द आंसर। बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू -1, ऑप्शन बी। एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटी सी लर्निंग कि अगर ये आइडेंटिटी है तो एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगी। मतलब LHS और RHS में आप कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हो, एक्स स्क्वायर, एक्स कांस्टेंट टर्म, ये सब के कोफिशिएंट्स दोनों तरफ सेम होंगे। बस उस बेसिस पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आपको ये बात समझ आई। विद दैट आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार सा एक क्वेश्चन है, सीधे सीधे डिस्कस करते हैं क्लास। एक नया कंसेप्ट है जो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको सिखाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वो पूछ रहा है, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। सर अब होमोजीनियस इक्वेशन या होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे तब ये बहुत काम आएगा, बट फिलहाल के लिए आप हमेशा याद रखिए, जब भी आपसे कोई कहता है कि कोई इक्वेशन या कोई फंक्शन एक होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस का मतलब होता है उसमें जो भी टर्म्स हैं उन हर टर्म की जो पावर है उनकी कंबाइंड जो डिग्री है वो सेम है। यानी कि समझना बात को, जैसे अगर आपके सामने एक इक्वेशन लिख देता हूं मैं, f ऑफ x एक फंक्शन, वो लिखा हुआ है लेट्स से x स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। अब आप इस बात को समझो स्टूडेंट्स, अगर इसमें आप सारे वेरिएबल्स की पावर्स देखो तो यहाँ पे जो पावर है वो कितनी है 2, यहाँ पे इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, और 1 + 1 अगर दोनों वेरिएबल्स की पावर का सम किया तो वो सम भी कितना आ जा रहा है 2, और इसका भी सम कितना आ जा रहा है 2। तो इंडिविजुअल अगर मैं इस इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन, इस फंक्शन में देखूँ तो हर एक टर्म की एक खास पावर है और वो पावर सेम है। वो पावर कितनी है 2। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ऐसे एक्सप्रेशन को आप कहेंगे स्टूडेंट्स कैसा, एक होमोजीनियस इक्वेशन। और ये होमोजीनियस किस इक्वेशन की डिग्री है, ये डिग्री है 2। अगर एक और एग्जांपल लेके आपको मैं समझाना चाहूँ तो मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है लेट्स से x³ प्लस लेट्स से लिखा हुआ है 3x² y, है ना, फिर लिखा है 3xy², बस एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ, और फिर लिखा है y³। अब देखो इसको स्टूडेंट्स, ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है, ये एक होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 3 का। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है 3, ये 2 + 1 कितना हो जा रहा है वापस 3, यहाँ पे देखो 1 + 2 कितना हो जा रहा है वापस 3, और ये तो ऑलरेडी 3 है। तो इसमें हर एक टर्म की जो पावर है, जो क्यूमुलेटिव, जो टोटल कंबाइंड पावर है, दैट्स 3। तो ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? इसी बेसिस पर अगर मैं इस फंक्शन को देखना चाहूँ तो ये क्या लिख रहा है सर? सर ये लिख रहा है x और y में एक एक्सप्रेशन है, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि x और y को सेपरेट नहीं कर रहा है वो। तो लिख रहा है f ऑफ x, y एक एक्सप्रेशन है, एक फंक्शन है जो कि लिख रहा है वो 1/x + y। तो पहली बात तो क्या ये एक होमोजीनियस फंक्शन है? बेशक ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, बस इस बार सर न्यूमरेटर में देने के बजाय उसने चीजें आपको डिनोमिनेटर में दे दी है। मान लो अगर ऐसा कुछ लिखा होता, सीधे सीधे ऐसा कुछ लिखा होता, अगर आपको वो लिख के दे देता f ऑफ x, y इज इक्वल्स टू x + y, तो हर टर्म की इंडिविजुअल पावर में देखता तो ये 1 और 1 होती, तो मैं कहता इसकी जो डिग्री है होमोजीनियस, ये जो फंक्शन है इसकी डिग्री होती 1। लेकिन यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है। आई होप बड़ी आसान सी बात आपको दिख रही होगी। सर डिनोमिनेटर में अगर हर एक टर्म की पावर दिख रही है 1, तो न्यूमरेटर में आते आते वो -1 हो जाएगा। यानी ये एक होमोजीनियस फंक्शन तो है, लेकिन इसकी जो डिग्री है वो होगी सर -1, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, मतलब यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो इसकी डिग्री कितनी हो जाने वाली है स्टूडेंट्स? वो हो जाएगी -1। आई होप आपको ये बात समझ आई। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि सर अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है f ऑफ लेट्स से x, y, और लिख दिया है 1 लेट्स से x² प्लस xy प्लस y², बेशक ये अगर डिनोमिनेटर में देखा जाए तो होमोजीनियस इक्वेशन तो है। क्यों है सर? क्योंकि देखो आप ध्यान से, हर टर्म पे पावर 2 है, ये भी 2 है, ये 1 + 1 2 है, और ये भी 2 है। आई होप सब जगह दिख रहा है। लेकिन सर डिनोमिनेटर में 2 है, तो न्यूमरेटर में आएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है जिसकी डिग्री कितनी है? -2। आई होप आपको ये सारी टर्म समझ आ रही है, ये टेक्निकलिटी समझ आ रही है, और यहाँ तक कोई भी डाउट या क्वेरी नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत आसान सा, स्टैंडर्ड सा, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से ट्राई करिए और फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। देखो वो क्या लिख रहा है, वो पूछ रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू x इज इक्वल टू -3 पर। देखो सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, x की वैल्यू -3 ट्राई करना है। तो क्या रखेंगे सर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू के लिए? मॉड ऑफ 3 इंटू, अगर मैंने -3 रखा तो ये रखेंगे आप -3 का क्यूब प्लस 1। आई होप सीधा सीधा सा क्वेश्चन दिख रहा है। डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x का स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है सर? -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये आपका एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स। ये सारी चीजें आप फिंगर टिप्स पे भी सॉल्व कर सकते हैं, फटाफट सिंप्लीफाई कर सकते हैं ताकि जल्दी से आंसर आ जाए। जैसे अगर 3 का क्यूब किया तो आई होप आई नीड नॉट टेल यू, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, तो 3 का क्यूब होता है 27, लेकिन ये होगा -27 इंटू 3, ये हो जाएगा -81। आई होप आपको बात समझ आ रही है। इन शॉर्ट आप 3 की पावर 4 लिख रहे हो, यानी 9 का स्क्वायर दैट्स 81, बट नेगेटिव साइन के साथ ये हो जाएगा -81 + 1। आई होप यू आर रियलाइजिंग, -81 + 1 यानी हो जाएगा -80, तो न्यूमरेटर में हमारे पास होगा -80।
80 डिवाइडेड बाय, बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर इज 9, आई होप आपको दिख रहा है। 9 अब पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर है, -3 का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, और 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 2 कितना होता है 20, तो ये हो जाएगा कितना 20। बट माइंड यू एवरीवन, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है मॉड, तो जो भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है उसका पॉजिटिव एक्सप्रेशन आप लिखेंगे। 20 का 80 क्लियरली 4 टाइम्स होता है स्टूडेंट्स, मैं मार्क करूंगा ऑप्शन ए। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था स्टूडेंट्स, बस मॉड्यूलस कंसेप्ट ने आपको एक्सप्रेशन में वैल्यूज रखना सिखाना इस क्वेश्चन का मोटिव या इंटेंट था, जो आई होप आपको आसानी से इजीली समझ आया। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए स्टूडेंट्स, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, फिर हम इसे साथ में समझेंगे। देखो आसान सा क्वेश्चन था, वो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। डू यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, हमने बाइजेक्टिव फंक्शंस की बात की है। कोई भी फंक्शन सर कब बाइजेक्टिव होता है, आई होप आपको याद आ रहा होगा कि सर एक बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब है उसका होना चाहिए जरूरी क्या सर, एक इंजेक्टिव फंक्शन, वो इंजेक्टिव एज वेल एज क्या होना चाहिए सर, इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव उसका होना जरूरी है। आई होप आपको ये बात याद आ रही है। और सर इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव के होने के साथ साथ मुझे पता है इंजेक्टिव होने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, याद करो, इंजेक्टिव होने का मतलब है सर उसका 1 to 1 होना, क्या आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स ये, और सर्जेक्टिव होने का मतलब उसका होता है ऑन टू होना। कोई भी फंक्शन अगर 1 1 एंड ऑन टू है तो वो डेफिनेटली इंजेक्टिव बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, वो एक इन्वर्टिबल फंक्शन बन जाता है। तो इनमें से कौन सा फंक्शन बाइजेक्टिव है, मैं कहूंगा सर सीधे सीधे ग्राफ के थ्रू सोचते हैं। अगर मैं ऑप्शन ए देखूं तो ऑप्शन ए मुझे काफी हद तक एक स्टैंडर्ड सी स्ट्रेट लाइन दिख रही है, 2x - 5 से 2x - 5 एक स्ट्रेट लाइन होती है। अगर मैं 2x - 5 का ग्राफ ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करूं तो हमने सीखा है सर, हमने जो सिंपल सी थ्योरी सीखी है, हमने एक कंसेप्ट सीखा है स्टूडेंट्स, याद करिए 2x - 5 एक पॉलिनोमियल है सर, ये एक पॉलिनोमियल है, याद करो स्टूडेंट्स ये एक पॉलिनोमियल है, और ये पॉलिनोमियल है कौन सी डिग्री का, ये पॉलिनोमियल है ऑड डिग्री का। और हमने तो ये सीधा सीधा फैक्ट पढ़ा है सर कि हर ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल का, आप कोई भी ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल उठाइए वो हमेशा एक 1 1 ऑन 2 फंक्शन होता है, क्योंकि सर वो -∞ से +∞ तक x की सारी -∞ से +∞ तक की वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है। क्या आपको ये बात याद है? अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो एक और एग्जांपल लेता हूं, 2x - 5 एक स्ट्रेट लाइन होगी, एक लीनियर इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन होगी, और देखो जरा अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू -5 है, तो यहां कहीं से, और अगर y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू 5/2, मतलब यहां कहीं से पास होगा। मतलब ओवरऑल इस मोटा मोटा अगर मैं इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसी सी एक स्ट्रेट लाइन गुजरेगी। और अगर ये एक ऐसी सी स्ट्रेट लाइन है, आप देखो ना ये क्लियरली सर 1 1 फंक्शन है। 1 1 क्यों है सर? क्योंकि एक्स एक्सिस पे हर करस्पॉन्डिंग आपको y की एक यूनिक वैल्यू ही मिल रही है। आई होप आपको दिख रहा है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है ना कि मल्टीपल x के लिए y की सेम वैल्यू आ रही है। प्लस ये ऑन टू है, ये -∞ से +∞ तक डिफाइंड है एक्स एक्सिस पर भी और y एक्सिस पर भी। और इतना कुछ कहने के बजाय आप तो जैसे ही कोई भी पॉलिनोमियल देखते हो स्टूडेंट्स, और अगर उसकी डिग्री ऑड है तो आप बेहिचक कहना कि वो कम से कम, मुझे नहीं पता वो बाइजेक्टिव होगा या नहीं, लेकिन मैं बेहिचक ये तो कहूंगा कि वो ऑन टू तो होगा, वो -∞ से +∞ तक डिफाइंड होगा। और दूसरी बात, ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका बाइजेक्टिव होना तय है। मैं अपने वर्ड्स ठीक कर देता हूँ स्टूडेंट्स, अगर कुछ कंफ्यूजन हो गई हो तो। अगर एक पॉलिनोमियल है ऑड डिग्री का तो वो डेफिनेटली ऑन टू फंक्शन होगा, वो -∞ से +∞ तक जाएगा एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। बस इतनी सी बात आपको समझाना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स। अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि ऑप्शन बी के बारे में आप क्या कहेंगे, तो क्या आप देख पा रहे हो सर ऑप्शन बी क्लियर सा मॉड्यूलस फंक्शन है। और अगर हमने ग्राफ्स को ठीक से स्टडी किया स्टूडेंट्स, याद आ रहा है ग्राफ्स को अगर स्टडी किया तो मॉड फंक्शन कैसा होता है सर, मॉड्यूलस फंक्शन ऐसा होता है। और मॉड्यूलस फंक्शन दिख ही रहा है ना सर, -2 की भी वैल्यू +2 होगी और +2 की -2 की भी वैल्यू +2 की भी वैल्यू +2 होगी। आई होप आपको दिख रहा है। ये क्लियरली एक many to one फंक्शन है, और जैसे ये many to one बना, मुझे इसका ऑन टू या n2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब वो क्लियरली मैं कह दूंगा बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि सर ये many to one हो गया ना, 1 to 1 हुआ ही नहीं, तो आगे क्यों बढ़ना है। तो मैं क्लियरली इसे एनीवे, बट बाय द वे अगर बस कोई पूछे तो आप कहोगे कि अगर इसकी डोमेन को और रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, को डोमेन को, मतलब आप इसको कहो कि सर f जो है वो सारे रियल नंबर से सिर्फ नॉन नेगेटिव नंबर्स पर ही डिफाइंड है, मतलब r+ है ना सारे, अगर मैं ऐसा कहना चाहूँ कि r- ऑल द नेगेटिव नंबर्स है ना, अगर मैं नेगेटिव रियल नंबर्स को हटा दूँ तो अगर इसमें ही वो डिफाइंड है, ये आपका सारा डोमेन है स्टूडेंट्स, याद करिए ये आपका पूरा डोमेन सेट है और ये आपका पूरा को डोमेन सेट है, तो उस केस में मैं कह देता कि सर ये फंक्शन ऑन टू तो होता। तो ऑन टू डिपेंड करता है को डोमेन पर, क्योंकि जैसे ही को डोमेन और रेंज इक्वल होती है हम उसे कहते हैं ऑन टू। मेरा मसला ये नहीं, मेरा कंसर्न तो ये कि अभी फिलहाल तो many one है सर, और many to one है तो ही मैं रिजेक्ट कर दूंगा, इसका बाइजेक्टिव होना ऑन टू और इनटू चेक करने की जरूरत ही नहीं है सर। उसी आधार पर अगर आप ध्यान से देखें ऑप्शन सी को, ऑप्शन सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, याद करिए स्टूडेंट्स। मैं तो एक और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको कि सर ऑप्शन सी है x², और x² होना मतलब सर ये तो बात तय है कि एक पॉलिनोमियल है।
पॉलिनोमियल है। बिल्कुल सर, आपने सही बोला, ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन जैसे ही आपने देखा ये पॉलिनोमियल कौन सी डिग्री का है सर, ये पॉलिनोमियल इवन डिग्री का है। और हमने पढ़ा है सर क्या कि अगर एक पॉलिनोमियल इवन डिग्री का हो तो वो डेफिनेटली मेनी वन होता है। याद करो स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। और जैसे ही ये एक इवन डिग्री पॉलिनोमियल से आपने डील किया और ये जैसे ही मेनी वन बना तो क्या आपको क्लिक हो रहा है स्टूडेंट्स? देखो आप x की अलग अलग वैल्यूज के लिए आपको y की सेम वैल्यू मिलना तय है, यानी मेनी वन बन गया। और जैसे ये मेनी वन बना तो सर ये बाइजेक्टिव होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ऑन वन वन ही नहीं बन पाया। सिमिलरली ऑप्शन डी स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्या आप देख पा रहे हो? अगेन अगर मैं आपसे बात करूं, आपका जो ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स वो है सर एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्या आपको दिख रहा है वापस? सर अगेन ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये वापस किस डिग्री का है स्टूडेंट्स? इवन डिग्री। और जैसे ही इसकी डिग्री इवन दिखी आपको देखो ग्राफ कैसा बनेगा, एक मोटा मोटा सा आइडिया दे रहा हूँ, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और जैसे इसका ग्राफ ऐसा बना तो अगेन एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर आपने लाइन ड्रॉ की तो इसको एक से ज्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, यानी वापस मेनी टू वन फंक्शन बना। मतलब मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि ऑप्शन बी, सी और डी तो हमारे वन टू वन नहीं है, मतलब ये मेनी वन है। और जैसे ये मेनी वन है ये बाइजेक्टिव नहीं है, तो बाइजेक्टिव सिर्फ ऑप्शन ए है जो हम पहले ही कंक्लूड कर चुके थे। एक आसान सा अच्छा सा क्वेश्चन था क्लास, जो आई होप आपको बाइजेक्टिव फंक्शंस यानी मोर इंपॉर्टेंटली मेनी टू वन और वन वन की क्लैरिटी दे रहा है। ऑन टू और इनटू भी आई होप आपने थ्योरी में अच्छे से समझा है, डीपीपीस के थ्रू भी क्लैरिटी ली है कि आपके ऑन टू फंक्शंस कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। आई होप यहाँ तक कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं है। विद दैट आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से देखिए क्लास, एक बार इसे समझिए फिर हम साथ में ट्राई करेंगे। देखो वो क्या कह रहा है वो समझते हैं स्टूडेंट्स। वो कह रहा है लेट द फंक्शन एफ आर टू आर। तो ये जो फंक्शन है सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, क्योंकि हमने सीखा है ये आपका डोमेन होता है और ये आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपका हमेशा को डोमेन होता है ना। इसके बाद वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है एक फंक्शन है सर, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जिसके बारे में वो कह रहा है 2x प्लस साइन एक्स। याद करिए स्टूडेंट्स, अगर एक फंक्शन को दे रहा है वो एफ ऑफ एक्स, जिसकी डेफिनेशन आपके लिए लिखी है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2x प्लस साइन एक्स, है ना। सर मैं सारी बातें बाद में करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं, क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूं ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग। अगर वो पता कर लिया तो मैं ये चीज बता पाऊंगा, ऑन टू वन वन इंटू जो भी है ये बता पाएंगे। सर हमने हमेशा से सीखा है कि अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालें, याद आ रहा है स्टूडेंट्स एक थ्योरी हमने डिस्कस की थी इस लेक्चर में, ऑल्दो इस बात को हम डिटेल में कैलकुलस पढ़ते वक्त डिस्कस करेंगे, बट एक हल्का सा आइडिया आपको देना चाह रहा हूँ कि आई होप आपको याद होगा कि हमने पढ़ा है सर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें। अगर आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं और उसका अगर डिफरेंशिएशन, याद करिए स्टूडेंट्स दो बातें होती हैं, अगर ये डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो होता है तो आप कंक्लूड करते हो, अगर ये फंक्शन डिफरेंस इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो हम कहते हैं कि सर ये जो फंक्शन है ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। याद आया स्टूडेंट्स? सिमिलरली सर एक और सिनेरियो डेवलप होता है कि अगर इस फंक्शन का जो dy बाई डी एक्स आता है अगर वो लेस देन जीरो होता है, मतलब अगर वो नेगेटिव होता है, तो आप कंक्लूड करते हो कि सर जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। आई होप ये दोनों बातें आपको याद हैं। बस इन्हीं दोनों बातों के आधार पर मैं सॉल्व करूंगा। मतलब डिफरेंशिएशन अभी फिलहाल आपको इतना समझना चाहिए हमारे लिए एक जरिया है, एक तरीका है ये पता करने का कि वो जो आपका फंक्शन है वो कैसा है, वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, शायद काफी हद तक हमको हेल्प कर देता है उसका डिफरेंशिएशन, उसका डेरिवेटिव। ऑल्दो कैलकुलस पढ़ाते वक्त मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे सोचा जाता है और इसको कैसे वर्कआउट करते हैं। बट उस पर आने से पहले अभी फिलहाल बस इतना सा समझते हैं कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। कुछ छोटी छोटी चीजें स्टूडेंट्स याद करिए। हमने सीखा है अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है और जब आप डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो तो आप दो फंक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो हमने सीखा है डिफरेंशिएशन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मतलब आप इसको लिख सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अलग से निकाल लो सर, और डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स अलग से निकाल लो, बीच में जो भी साइन है वो आप अप्लाई कर दो। आई होप आपको ये बातें याद आ रही होंगी, ये हमने थोड़ी सी डिटेल में पढ़ी थी, लेकिन इनको हम और ज़्यादा अच्छे से बहुत मेटिकुलसली पढ़ेंगे कब, जब हम कैलकुलस शुरू करेंगे, जब हम डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। बट फिलहाल कुछ बेसिक सी चीज़ें बता दे रहा हूँ जो भी ज़रूरी है। सर एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि अगर आप किसी टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमने ये सीखा है मान लो अगर कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू से किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई किया और उसको आप डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो, तो आप कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर रख सकते हो अलग और फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो। मतलब इक्वल होगा, कांस्टेंट को आपने बाहर ले लिया, लेट्स से कि एक कांस्टेंट है, तो आप सिर्फ डिफरेंशिएट कर दो सर किसको, सिर्फ आप डिफरेंशिएट कर दो उस फंक्शन को। आई होप आपको ये बात भी समझ आ रही है। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और सीखी थी सर हमने एक छोटी सी चीज ये सीखी थी सर कि अगर x टू द पावर n, अगर इस एक्सप्रेशन को आप डिफरेंशिएट करते हो सर तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n फ्रंट में आ जाता है सर और ये हो जाता है n x टू द पावर n माइनस वन। एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी डिफरेंशिएशन होते हैं। जैसे अगर आप साइन x का डिफरेंशिएशन करना चाहें, अगर आप एक साइन x का डिफरेंशिएशन करना चाहें तो साइन x का डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स क्या होता है, cos x।
ये कुछ छोटी छोटी सी जनरल सी आपसे बातें मैं कहना चाह रहा हूँ, करना चाह रहा हूँ, ये याद रखिएगा, है ना। इस क्वेश्चन में जितना जरूरी है अभी बस उतना सिखा रहा हूँ, बाकी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे कैलकुलस पढ़ते वक्त, तो चिंता मत करना। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार टॉपिक है, आप बहुत एंजॉय करोगे कैलकुलस को सॉल्व करना। बट फिलहाल के लिए जितना जरूरी है उतना कि इस फंक्शन का मैं डिफरेंशिएशन निकालना चाह रहा हूँ, तो सर मैं निकालूंगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। मैं क्यों निकालना चाह रहा हूँ सर? क्योंकि मैं पता करना चाह रहा हूँ ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग, है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, इसको डिफरेंशिएट किया, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए करेंगे डी डी एक्स ऑफ, सर लिखा ये 2x और ये लिखा प्लस साइन एक्स, है ना। सर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आई थिंक कहानी बड़ी आसान सी है। क्या करेंगे सर, डी डी एक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अंदर। तो जैसे ही डी डी एक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, मैं इसे डी वाई बाई डी एक्स या डी डी एक्स कह सकता हूँ। तो इसे मैंने लिखा डी वाई बाई डी एक्स, और पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे 2x को, क्योंकि प्लस के कारण आप उसे आगे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे आप साइन एक्स का अलग से। आई होप ये बातें अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग नहीं है और आपको इजीली ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। अगर मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊं तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा। x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन मतलब क्या, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, हम 2 को बाहर ले आएंगे और हम डी डी एक्स करेंगे किसका, x का। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। ये बहुत फटाफट आप कर लेंगे, इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं होगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे तो आप सिर्फ इस एक्सप्रेशन को देखकर उसका डिफरेंशिएशन कह देंगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी। बट चूंकि आप इनिशियल स्टेज पर हैं, समझना मुश्किल है, इसलिए मैं इतना डिटेल में बारीकी में आपको समझा रहा हूँ। सर यहाँ पे अगर डी डी एक्स देखा तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये कितना होगा स्टूडेंट, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसे सीधे लिख दूंगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं है। इसी कहानी को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं x का डिफरेंशिएशन करना चाह रहा हूँ तो ये लिखा हुआ है x की पावर 1, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x टू दी पावर n माइनस 1, तो x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन होगा 1 इंटू x टू दी पावर 1 माइनस 1, यानी 1 इंटू x की पावर 0, x की पावर 0 यानी 1, तो 1 इंटू 1 इज 1, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, अब हमने अगर निकाला तो ये निकल के आ रहा है 2 प्लस कॉस एक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है स्टूडेंट्स, ये बहुत खास बात है, इससे हमें बहुत कुछ पता चलेगा, इससे हम काफ़ी कुछ कह पाएंगे। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे बता सकते हो, सोच के बोलना स्टूडेंट्स, कि cos x कहाँ से कहाँ तक होता है, और cos x जहाँ से भी जहाँ तक होता है उसमें अगर 2 ऐड किया तो ये एक्सप्रेशन कैसा होगा, और अगर ये एक्सप्रेशन कैसा होगा पता चल गया, मतलब डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स पता चल जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव हो रहा है तो हम कहेंगे डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, और अगर ये नेगेटिव हो रहा है तो हम कहेंगे डिक्रीजिंग। तो मुझे जल्दी से सोच के बताओ ये देखकर कि ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, क्विकली टेल मी स्टूडेंट्स। अब देखो, बड़ी आसान सी बात मैं आपसे कह रहा हूं स्टूडेंट्स, कि अगर आप सोच पा रहे हो कि cos x कैसे बिहेव करता है, सर बड़ी आसान सी बात है, जितना मुझे पता है, जितना मेरा नॉलेज है, वो कहता है कि सर cos x जो होता है वो हमेशा से सर -1 से +1 के बीच में होता है। अच्छी बात है सर, अगर cos x ऐसा होता है तो अगर मैंने तीनों तरफ 2 ऐड किया, अगर तीनों तरफ 2 ऐड किया तो क्या हो जाएगा सर, इधर 2 ऐड किया तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, और 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। तो डू यू रियलाइज 2 + cos x हमेशा 1 + 3 के बीच में ही होता है, 1 और 3 के बीच में ही होता है, मतलब 2 + cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मतलब सर आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, आपका जो dy बाई डी एक्स है, आपका जो dy बाई डी एक्स आ रहा है किसका सर, f ऑफ x का, वो पॉजिटिव है। और अगर ये पॉजिटिव है मतलब क्या कंक्लूजन लेंगे सर, तो बड़ी आसान सी बात है, हम कंक्लूड करेंगे कि f ऑफ x है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है स्टूडेंट्स वो कैसा है, वो ग्रेटर देन 0 है। मतलब दिस इज एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। लाइक मोटा सा अगर मैं ग्राफ बनाऊं, मैं एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे रहा हूं कि बिल्कुल ठीक ऐसे ग्राफ बनेगा, बट इसका ग्राफ एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ऐसा बनेगा। क्या आपको बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर f ऑफ x एक स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों है सर, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव है, तो वो एक हमेशा इंक्रीज होता हुआ फंक्शन बनेगा, मतलब वो बढ़ता चला जाएगा, वो उठता चला जाएगा, उसका ग्राफ बढ़ता चला जाएगा, मतलब x की वैल्यूज बढ़ेंगी तो y की वैल्यूज भी बढ़ेंगी। यही हमारे इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है। सर अगर आपने पता किया कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आप क्या बोल पाओगे, आप मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हो, निकाला क्यों, f' निकालने का या dy बाई डी एक्स निकालने का आपका पॉइंट क्या था? सर पॉइंट बड़ा आसान सा था कि अब मैं कह सकता हूं कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो क्या कंक्लूड करेंगे स्टूडेंट, सोच के बताइए। सर अगर ये फंक्शन का ग्राफ है, मान लो अगर ये आपके फंक्शन का ग्राफ है जो कि एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्लियरली सर ये हमेशा -∞ से +∞ तक एग्जिस्ट करने का स्कोप बनाता है, और ये हमेशा -∞ से +∞ तक एग्जिस्ट करता है।
क्या आपको बात समझ आई? एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सर ये जो फंक्शन है जो r से r तक है ना, इस फंक्शन में हमेशा सर सोचो ना, आप x कोई भी वैल्यू लेगा तो x नेगेटिव इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लेके जाएगा, क्योंकि sin x तो हमेशा -1 से 1 के बीच होगा ना। तो अगर कोई मुझसे इसकी रेंज पूछता है तो मैं कहूँगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्यों कह रहा हूँ सर? क्योंकि 2x, सर sin x तो क्या होगा, sin x ज़्यादा से ज़्यादा -1 से 1 के बीच लेके जाएगा, तो 2x क्या हो सकता है? 2x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हो सकता है, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में -1 से 1 के बीच की वैल्यूज ऐड करने से कोई खासा फर्क पड़ना है नहीं। तो वो हमेशा जो इस फंक्शन की रेंज है, आई होप आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है, इस फंक्शन की जो रेंज होगी सर, वो रेंज क्या होगी सर? वो रेंज होगी ऑल द रियल वैल्यूज, और इसकी अगर ऑल द रियल वैल्यूज रेंज है, मतलब आप देखो इसकी कोडोमेन और इसकी रेंज इक्वल आ गई, और अगर इसकी कोडोमेन और रेंज इक्वल आ गई मतलब ये कैसा फंक्शन है सर? सर ये ऑन-टू फंक्शन है। सर क्या ये सिर्फ ऑन-टू है, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कह सकते? अरे क्यों नहीं कह सकते सर? सर सीधी सी बात है, ये एक 1-1 फंक्शन भी तो है, x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही तो वैल्यू मिल रही है। क्या आपको समझ आ रहा है? अगर आप x की एक वैल्यू देख रहे हो तो आपको y की एक ही वैल्यू मिल रही है, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्लियरली ये 1-1 फंक्शन भी, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था ना, और ये कहते ही, ये देखते ही मैं कह दूंगा कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये 1-to-1 ही होगा। और ऑन टू क्यों हुआ स्टूडेंट्स? क्योंकि इसकी जो रेंज है वो डेफिनेटली ऑल द रियल नंबर्स होंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसका ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। और दूसरी सबसे जरूरी बात स्टूडेंट्स की, वो डेफिनेटली उसके को डोमेन के इक्वल है। तो को डोमेन और रेंज अगर इक्वल हुए तो वो ऑन टू होना तो तय, और 1-to-1 तो है ही। तो क्या आप ऑप्शन ए मार्क करेंगे? आई होप बहुत डिफिकल्ट अब चीजें आपको नहीं लग रही हैं, इजीली समझ आ रहा है, लेक्चर्स बड़े स्मूथली चल रहे हैं, और आपको एक क्वेश्चंस आसानी से समझ आ रहे हैं। आई एम वेरी श्योर कि जेईई मेंस में अगर इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे। जेईई एडवांस थोड़ा टफ होगा, जिसकी हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे। प्रैक्टिस आपके जो क्वेश्चंस आएंगे मेरे ख्याल से 4 और 5 से, वहां से हम शुरू करेंगे। जो प्रैक्टिस सेशंस आपके चल रहे हैं 1, 2, 3, उनमें हम जेईई मेंस और इससे थोड़ा सा एक लेवल अपग्रेड करेंगे, एडवांस को टच करेंगे 4 और 5 पे, और फिर आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी तो बाकी हैं, उसमें हम डेफिनेटली सारे जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे। तो एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी और आप समझ पाएंगे कि एग्जाम्स बहुत टफ नहीं है अगर अच्छे से तैयारी की जाए, अगर कंसेप्ट्स अच्छे से समझे जाएं। विद दैट स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आई होप ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट अगर थोड़ा डिफिकल्ट लगा भी है तो कैलकुलस के वक्त समझ आ जाएगा, बाकी इसके अलावा सारी चीज़ें आपको ईजिली समझ आ रही हैं, आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट। एक और बड़ा मज़ेदार सा क्वेश्चन, शानदार सा क्वेश्चन, ज़रा जल्दी से ट्राई करिए स्टूडेंट्स इसे खुद से। आई होप आप खुद से एक बार ट्राई करते हैं, हो या ना हो एक अलग बात है, बट डेफिनेटली ट्राई तो ज़रूर करते हैं। वो क्या कह रहा है सर? बड़ी शानदार सी चीज़ लिखी हुई है, वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स एक एक्सप्रेशन है सर, आर से वो एस में डिफाइंड है। एस क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन वो कह रहा है आर से एस में डिफाइंड है, और ये फंक्शन जो है ये एक ऑन टू फंक्शन है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है सर। क्या अगर वो एक ऑन टू फंक्शन है तो मेरे दिमाग में क्या क्लिक करता है सर? जैसे ही मुझसे कोई कहे कि वो एक ऑन टू फंक्शन है तो उसकी जो को डोमेन है वही उसकी रेंज के इक्वल होगी। क्या आपको ये बात समझ आई? और अगर को डोमेन रेंज के इक्वल होगी तो यहाँ पे ये जो s लिखा है वही तो को डोमेन है स्टूडेंट्स, तो को डोमेन और रेंज इक्वल होगी s के, और हमसे s की ही तो वैल्यू पूछी है, वो s की ही वैल्यू पूछ रहा है। तो इनडायरेक्टली आपसे एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखो उसने घुमा के बात कही, वो पूछना चाह रहा है इस फंक्शन की रेंज, पर उसने ऐसा नहीं बोला। उसने क्या बोला? सर ये r से s में डिफाइंड है और ये फंक्शन ऑन टू है, तो s की वैल्यू क्या होगी? आप समझ पा रहे हो, रेंज ही पूछा है लेकिन एक अलग तरीके से। अब आपको निकालना रेंज ही है, बट कैसे निकालोगे? इस बात को जब समझ पाओगे तब तो रेंज निकालोगे। मतलब करना वही बेसिक सी चीज़ें हैं, बट घुमा के पूछने का तरीका है ना। जैसे आपके 3 इडियट्स में बोलता है वो घुमा के बात सीधे सीधे नहीं कहता है, तो ये लोग घुमा के आपसे बात पूछेंगे। तो घुमा के क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि चेक करना चाह रहे हैं कि आपको बाकी कंसेप्ट पता है या नहीं पता है ना, बाकी टर्मिनोलॉजीज पता है या नहीं पता है। तो बस ऐसा ही एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है सिर्फ रेंज निकालने का, और जो आपका रेंज आएगा वही कोडोमेन के इक्वल होगा, क्योंकि ये कॉन्टू फंक्शन है। तो उस बेसिस पे जो रेंज होगा कोडोमेन होगा वही आपके सेट एस के इक्वल होगा, और वही आपको निकालना है। तो इस फंक्शन की रेंज हमें निकालनी है। सर फंक्शन क्या है? सर फंक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, वो लिखा हुआ है sin x माइनस √3 cos x। ठीक है सर, ये लिखा हुआ है sin x माइनस √3 टाइम्स cos x। और क्या लिखा हुआ है सर? इसके साथ आई थिंक +1 हमें और दिया हुआ है। सर ये कुछ एक एक्सप्रेशन है। सर मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये कैसे निकालेंगे, इसकी रेंज कैसे निकालेंगे। मैं कह रहा हूँ इसकी रेंज आप मत निकालो स्टूडेंट्स, इससे पहले एक अच्छा सा आसान सा तरीका हमने सीखा है, याद करो। एक बड़ी मज़ेदार सी बात आपको सिखाई गई थी कि आपको याद आ रहा है, अगर आपके पास लिखा हो a sin x प्लस b cos x। आई होप थ्योरी लेक्चर्स में आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था। तो सर ये हमेशा
नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा या उसके इक्वल होता है, और हमेशा ये नेगेटिव पॉजिटिव ऑफ अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा होता है। सर इसी तर्ज पर मुझे ये पूरा एक्सप्रेशन तो नहीं पता, बट इस एक्सप्रेशन की अगर आप बात करें मुझसे अगर आप पूछें साइन एक्स माइनस अंडर रूट 3 टाइम्स कॉस एक्स, सर इसके बारे में आप क्या कह सकते हो? मेरे ख्याल से इसके बारे में मैं काफ़ी कुछ कह सकता हूँ स्टूडेंट्स। क्यों ऐसा कह सकता हूँ? क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये हो जाएगी आपकी क्या, ये हो जाएगी वैल्यू ए। सर कॉस एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस अंडर रूट 3, तो क्या हो जाएगी वैल्यू बी। आई होप आपको बातें समझ आ रही हैं। तो सर इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर विच इज 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा, माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। लेकिन ये माइनस 1 प्लस 3 से बड़ा होगा हमेशा, माइनस ऑफ अंडर रूट ओवर 1 प्लस 3 से, और ये पॉजिटिव ऑफ अंडर रूट ओवर 1 प्लस 3 से हमेशा छोटा है या उसके इक्वल होगा। मतलब आप कंक्लूड कर रहे हो सर, अब बड़ी आसान सी बात कंक्लूड कर रहे हो कि सर ये जो है कौन सर, साइन एक्स माइनस अंडर रूट 3 टाइम्स कॉस एक्स, ये जो है सर ये हमेशा किससे छोटा है सर, ये हमेशा अंडर रूट 4 यानी 2, तो सर ये हमेशा 2 से छोटा है, और ये सर हमेशा माइनस 2 से बड़ा है। सर एक काम करते हैं, मुझे सर इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो दिस एक्सप्रेशन प्लस 1 में इंटरेस्ट है। तो एक काम करते हैं ना सर, ओवरऑल पूरे ही एक्सप्रेशन में तीनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं। सो इस इक्वेशन में अगर 1 ऐड किया तो इस तरफ भी 1 ऐड करेंगे सर, यहाँ भी 1 ऐड करेंगे और यहाँ भी 1 ऐड करेंगे, और जैसे ही ऐसा किया तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि अब मैं रेंज के काफ़ी करीब हूँ। क्योंकि सर आप ध्यान से देखो, ये जो आपका एक्सप्रेशन है कुछ नहीं है, ये आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो आप इस एफ ऑफ एक्स को बीच में ले आइए, तो ये आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, है ना। और अगर ये आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो ये कहाँ से कहाँ आता है सर, -2 + 1 यानी कितना हो जा रहा है -1 सर, +2 + 1 दैट्स 3। तो डू यू रियलाइज एफ ऑफ एक्स हमेशा -1 से 3 के बीच लाई करता है। सर एफ ऑफ एक्स अगर -1 से 3 के बीच लाई करता है तो, और इक्वल मतलब इंक्लूड भी करता है, तो एफ ऑफ एक्स की जो रेंज है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स की जो रेंज है वो कितनी होगी स्टूडेंट्स, वो होगी -1 से 3 क्लोज्ड ब्रैकेट, क्योंकि दोनों को इंक्लूड करना है। और अगर ये रेंज है तो अगर ये ऑन टू फंक्शन है तो ये इसका कोडोमेन भी होगा, यानी सेट एस के इक्वल होगा। तो सेट एस कौन से इंटरवल को डिनोट करता है स्टूडेंट्स, -1 से 3 इंक्लूसिव ऑफ बोथ, यानी मैं मार्क करूंगा ऑप्शन ए। आई होप ये लेक्चर बहुत डिफिकल्ट नहीं हो रहा है, चीज़ें आपको इजीली समझ आ रही हैं और क्लियर हो रहा है कि हम चीज़ें कैसे सोच रहे हैं। और आई होप आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ये चीज़ें ज़्यादा बॉदर नहीं कर रही हैं और आसानी से समझ आ रही हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट हमने अच्छे से पढ़े। तो आई होप अब ये क्वेश्चंस आपको इजीली समझ आ रहे होंगे। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए क्या दिया जा रहा है, एक और मज़ेदार क्वेश्चन, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ज़रा खुद से एक बार ट्राई करिए, फिर हम इसे साथ में समझेंगे। देखो एक फर्क समझो स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो पॉज करके आपने एटलीस्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश की। दो तरह के फंक्शंस होते हैं, अगर मुझे कुछ सीधा सीधा ऐसा दे दे कि y जो लिखा हुआ है वो कुछ है जैसे x² + 3, तो ये सर सीधा सीधा एक y का एक फंक्शन है, मतलब y एक फंक्शन है जो कि x की टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है, मतलब y x पर डिपेंडेंट है। तो x यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और y की हर वैल्यू x पर डिपेंडेंट है कि x में कुछ वैल्यू रखोगे तो उसका स्क्वायर करके 3 ऐड करोगे तो y जनरेट होगा। सर कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको चाहता हूं तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता दैट f of x is equals to x² + 3। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट। बट सर ऐसा भी तो हो सकता था कि वो फंक्शन को ऐसा लिख दे। सर जरूरी है क्या कि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, आपने दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिए तो आपने x और y में एक एक्सप्रेशन बना दिया जिसको आपने लिख दिया लेट्स से x² + 2xy प्लस लेट्स से y²। ये भी तो एक फंक्शन है सर, ये भी तो एक फंक्शन है, यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सर x और y अलग अलग वैल्यूज ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग f ऑफ x, y की वैल्यू आती है, क्योंकि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x भी और y भी। आप x की भी कोई वैल्यू ले लो, y की भी कोई वैल्यू ले लो, और फिर कुछ नया क्रिएट होता है। तो आपको समझ आ रहा है, तो ऐसे अलग अलग तरीके से फंक्शन बन सकती है। तो अभी आपके स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है ना, वो इस तरह का कुछ इम्प्लिसिट सा फंक्शन है। तो इसको कैसे सोचेंगे उसी पे आते हैं स्टूडेंट्स। इस फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, बट इस फंक्शन को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि इस बार आपके इनपुट में कितने वेरिएबल्स हैं स्टूडेंट्स, दो वेरिएबल्स हैं। मतलब इस बार आपके इंडिपेंडेंट दो वेरिएबल, मतलब डोमेन में आपके पेयर वाइज आएंगे x, y, है ना। तो अगर आप इसका डोमेन ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, तो डोमेन कैसा बनेगा, ध्यान से सोचिए सर। जब आप इसका डोमेन बनाएंगे तो डोमेन में आपके पास पेयर वाइज चीजें होंगी सर। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं। और सिमिलरली को डोमेन में भी आपके पास पेयर वाइज चीजें नहीं होगी, वहां तो सीधे वैल्यू जनरेट होगी। जैसे अगर आपको मैं समझाना चाहूँ, मान लो एक पेयर लेते हैं, x और y की वैल्यू लेते हैं जैसे 2, 2, तो 2, 2 लिया
तो जैसे ही 2 और 2 रखा तो ये है 2/2, तो 2/2 कितना होता है 1, तो 2,2 मुझे किसकी तरफ लेकर जाएगा 1 की तरफ। आई होप आपको समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इजी सी बात है। जैसे मैं सर एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स से मैं ले लेता हूँ 3 और 2 है ना, अगर 3 और 2 ले लिया तो लेट्स से मैं ले लेता हूँ x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, तो जैसे 3 और 2 लिया तो ये हो जाएगा 3/2, और 3/2 कितना होता है 1.5, तो ये मुझे किसकी तरफ लीड करेगा 1.5 की तरफ, क्योंकि ये 3 है और ये 2 है, न्यूमरेटर में x आएगा, डिनोमिनेटर में y आएगा। क्या आपको समझ आ रहा है कि ये हमारा कौन सा सेट है स्टूडेंट्स, ये हमारा डोमेन सेट है। और इस बार डोमेन में कौन आ रहा है स्टूडेंट्स, इस बार डोमेन में x और y आ रहे हैं पेयर वाइज, और ये आपका क्या सेट है सर, ये आपका को डोमेन सेट है। और को डोमेन में जो आपकी रेंज निकल के आ रही है सर, को डोमेन तो क्लियरली कौन सा सेट है, ऑल द रियल वैल्यूज, क्योंकि x, y सारे रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, और इस तरीके से वो फंक्शन को पूछ रहा है कैसा फंक्शन है, तो को डोमेन में वो कह रहा है सारे रियल वैल्यूज हैं। सर को डोमेन में अगर मैं ध्यान से देखना चाहूँ तो मुझे एक बात नजर आ रही है सर कि 1 है, 1.5 है, कुछ भी मिलता चला जा रहा है, तो ये जो वैल्यूज मिलेंगी ये क्या होंगी, ऑब्वियसली रेंज। आई होप ये बात समझ आ रही है, मतलब रेंज क्या होगी आपकी x/y की सारी वैल्यूज। अब सर एक और तरीका सोचते हैं, जैसे मान लो मेरे पास कुछ और वैल्यूज है सर, कुछ और वैल्यूज हैं, लेट्स से मैंने ले लिया आपके सामने, लेट्स से 4,4, तो आप 4,4 के बारे में क्या कहेंगे सर, जैसे ही आपने x और y की वैल्यू 4,4 रखी, उसने बोला है सर x और y दोनों ऑल द रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, मतलब x और y की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो एक्सेप्ट ये सर कि आप y की वैल्यू 0 मत रखना, ठीक है सर, क्योंकि y की वैल्यू 0 रख दिया तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, तो वहां पे प्रॉब्लम है, ठीक है सर। ये जो सेकंड वाली टर्म्स हैं ये 0 मत लेना, बस ये, क्योंकि 2,0 क्या हो जाएगा 2/0, और वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो डिफाइंड नहीं है ना, इस तरीके से। बट सर अगर आप 4,4 को देख रहे हो तो क्या बोलोगे सर 4/4, और 4/4 डेफिनेशन से कितना हो जाएगा 1, तो सर ये वापस इस 1 को लीड करेगा। और ऐसी मैपिंग अगर दिखने लगे तो मैं क्या कहूंगा स्टूडेंट्स, क्या आपको क्लिक हुआ सर, जैसे ऐसी मैपिंग दिख रही है मेरा तो दिमाग क्लियर हो गया कि मैं बोलूंगा कि सर ये 1-to-1 फंक्शन तो नहीं रहा, क्योंकि 1-to-1 में क्या होता है, एक की एक से ही मैपिंग होती है, मल्टीपल x सिंगल y को डिनोट नहीं करते हैं, बट यहाँ पे तो 2,2, 4,4, 6,6, 1.1, 1.1, ऐसे हर आइडेंटिकल पेयर आपको क्या देंगे x/y के बन जाएगा 1, यानी उस केस में वो सब 1 को लीड करेंगे। और भी ऐसे बहुत सारे सिनेरियो होंगे, जैसे आप सोचो 4,2 जो होगा वही 8,4 होगा, क्योंकि 4,2 क्या होगा 2, 4/2, 8,4 क्या होगा 8/4, तो वो भी क्या होगा 2, तो ऐसे तो डेफिनेटली सर ये मेनी टू 1 बन ही रहा है, क्योंकि मल्टीपल x के लिए सिंगल y मिलना तय है, ये बिल्कुल डेफिनेटली तय है। तो मैं ये कंक्लूड करूंगा कि सर पहली बात तो ये कि ये एक कैसा फंक्शन है सर, ये 1-1 फंक्शन नहीं है, 1-to-1 फंक्शन नहीं है, ये कैसा फंक्शन है सर, ये एक मेनी टू 1 फंक्शन है। और जैसे ये मेनी टू 1 फंक्शन है मैं कंक्लूड करूंगा कि ये एक इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, ये एक इंजेक्टिव नहीं है, और जैसे ही इंजेक्टिव नहीं है इसके बाइजेक्टिव बनने का स्कोप तो वहीं खत्म हो गया। आई होप ये सारी टर्मिनोलॉजीज अब आपको समझ आने लगी हैं, तो मैं कम से कम कुछ ऑप्शंस तो हटा सकता हूँ कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी गए, क्योंकि ऑप्शन बी क्यों गया सर, क्योंकि इंजेक्टिव नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है, और इंजेक्टिव नहीं है मतलब 1-to-1 नहीं है, तो ऑप्शन बी और सी तो गए। अब ऑप्शन सी चेक करना है, सरजेक्शन। अब सर सरजेक्शन क्या होता है, सरजेक्शन याद आ रहा है स्टूडेंट्स, क्या होता है, सरजेक्टिव होने का मतलब होता है स्टूडेंट्स, किसी भी फंक्शन के सरजेक्टिव होने का मतलब होता है कि वो कैसा फंक्शन है, वो एक ऑन टू फंक्शन है। आई होप आपको याद आ रहा है। तो क्या सर ये एक ऑन टू फंक्शन है, सर ये सारी रियल वैल्यूज, इसकी को डोमेन जो है वो सारी रियल वैल्यूज हैं, तो क्या आप सारी रियल वैल्यूज जनरेट कर सकते हो? आई थिंक आप मुझसे बोलो, मैं आपको हर रियल वैल्यू ला के दे सकता हूँ, क्योंकि आपने एक्स और वाई को लिबर्टी दी है कि वो कोई भी वैल्यू ट्राई करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको 5 चाहिए, आपको मान लो 5 चाहिए, तो क्या आप 5 ला सकते हो? मतलब ऑन टू कब बनेगा ये फंक्शन? मैं कह रहा हूं कि ऑन टू तब बनेगा जब को डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली ना छूटे, एक भी एलिमेंट ऐसा ना छूटे जिसकी प्री इमेज यहाँ एग्जिस्ट ना करती हो। सर आपको 5 चाहिए ना, कुछ मत करो सर, क्या चाहिए 5 चाहिए, तो डेफिनेटली 5,1 मिलेगा ना आपको। आई वुड से 10,2 भी मिलेगा, वो भी 5 देगा, बट मैं तो सीधा 5,1 के लिए एक इमेज में मिल जाए काफी है। बिल्कुल सर 5,1 ये 5 दे देगा। सर कैसी बात कर रहे हो, आप कुछ भी बना सकते हो? हाँ आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे आप बोलो आपको क्या चाहिए, जैसे आपको 2.8 चाहिए, आई वुड से 2.8 लाने के बहुत सारे तरीके, बट सबसे आसान तरीका क्या? सबसे आसान तरीका सर 2.8,1, क्योंकि उसने बोला आपसे कि x और y कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है एक्सेप्ट y की वैल्यू 0 ना हो, मतलब ये जो है ये 0 ना हो, तो 2.8,1 क्या दे देगा 2.8। तो आपको कुछ भी नंबर चाहिए वो बन जाएगा। सर आपको क्या चाहिए आप बोलो, जैसे आपको चाहिए 1022, तो क्या चाहिए यहाँ पे 1022,1, और भी बहुत सारे पेयर आपको 1022 ला देंगे, बट एटलीस्ट एक नंबर तो दिखना चाहिए ना। हर एलिमेंट की अगर एक प्री इमेज मिल जाती है, कम से कम एक एग्जैक्ट एक प्री इमेज अगर मिल जाए यहाँ पे, तो हम कहेंगे कि ये जो
को डोमेन के अगर सारे एलिमेंट यूज हो जाएं, कोई भी एलिमेंट ऐसा खाली ना रहे जिसकी प्रीमेज ना हो, तो हम कहेंगे कि आपकी को डोमेन जो है वो किसके इक्वल होगी सर? को डोमेन हो गई आपकी रेंज के इक्वल। और जैसे ही को डोमेन रेंज के इक्वल होती है सर, आप क्या बोलते हो? हम बोलते हैं सर कि को डोमेन अगर रेंज के इक्वल होगी तो वो कैसा फंक्शन है? वो एक ऑन टू फंक्शन है। और ऑन टू है मतलब क्या? ऑन टू है मतलब सर्जेक्टिव, क्योंकि वो क्या नहीं है स्टूडेंट्स? वो एक इनटू फंक्शन नहीं है। और ऑन टू यानी सर्जेक्टिव, यानी कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे आप मार्क करेंगे ऑप्शन ए। आई होप बहुत डिफिकल्ट नहीं हो रहा है क्वेश्चन। बस डोमेन वाला पार्ट ये ट्रिकी था कि यहाँ पे डोमेन में जो इनपुट वैल्यू थी, जो आपके इंडिपेंडेंट आपके वेरिएबल थे, वो पेयर वाइज थे। x और y दोनों ही यहाँ पर थे। अब y यहाँ नहीं था, y आउटपुट नहीं था, x और y वेरिएबल्स थे जो पेयर वाइज आ रहे थे, और उनको यूज करके x अपॉन y करके आपका आउटपुट आ रहा था, जो कि हम कोई भी रियल वैल्यू जनरेट कर सकते हैं कोई बिना परेशानी के। तो आपको समझ आ रहा है? किसी को अगर ये कंफ्यूजन कि जीरो थोड़ी आ सकता है, तो जीरो भी आ सकता है। क्यों नहीं आएगा जीरो? आप क्या ट्राई करो, आपको जो चाहिए ना वो न्यूमरेटर में ले आओ। तो आपको जीरो चाहिए तो आप 0,1 ले लो। आई होप मैंने फंक्शन की डेफिनेशन में कोई वायलेशन नहीं किया और जीरो भी आ गया। सर आप नेगेटिव वैल्यू भी ला सकते हो, क्या दिक्कत क्या है? आप नेगेटिव वैल्यू जैसे -1.5 चाहिए, आप बना लो। कैसे बनाओगे स्टूडेंट्स -1.5? आप सीधा सबसे आसान तरीका जो दिख ही रहा है ना, -1.5 -1 या 1.5 -1, और भी बहुत इनफाइनाइट पेयर्स बना सकते हो आप, जिससे -1.5 मिलेगा। तो मेनी टू वन तो बनेगा सर, क्योंकि ये सारे नंबर्स लाने के और भी बहुत सारे तरीके होंगे डिवीजन के थ्रू। तो आई वुड से कि सर 1 to 1 या बाइजेक्शन तो ये नहीं बनेगा, ये इंजेक्टिव नहीं बनेगा, लेकिन हाँ सर ये सर्जेक्टिव तो है, यानी ऑप्शन डी भी हट जाएगा। आई होप ये बहुत डिफिकल्ट नहीं हो रहा है, आपको इजीली समझ आ रहा है कि हम ऑप्शन ए क्यों मार्क कर रहे हैं और कैसे मार्क कर रहे हैं। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है? शानदार सा क्वेश्चन, बहुत मजेदार सा क्वेश्चन। मैं चाहूंगा एक बार आप खुद से ट्राई करिए, फिर हम इसे साथ में पढ़ेंगे। एक बार समझो, क्योंकि अब डोमेन पर बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपने काफी सारे सॉल्व किए हैं, तो एक बार ट्राई करिए स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, डोमेन निकालना है ना। डोमेन मतलब क्या सर? एक्स की वैल्यूज। सर ये है समथिंग अपॉन समथिंग। जैसे ही समथिंग अपॉन समथिंग देता है, मुझे एक चीज तो नजर आती है कि सर डिनोमिनेटर का जीरो होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सर अगर आप कह रहे हो डिनोमिनेटर का जीरो होना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है सर ये जीरो नहीं होगा। इसके अलावा सर न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है? सर न्यूमरेटर में दिख रहा है लॉग ऑफ समथिंग। क्या आपको याद है लॉग की डेफिनेशन स्टूडेंट्स? लॉग की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि अगर आपको कोई भी कहते हैं लॉग एक्स, तो हमें पता है जो एक्स होता है ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब यहाँ पे जो x+3 लिखा हुआ है सर ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मतलब दो बातें आपने चेक की। पहला तो क्या स्टूडेंट्स कि log x+3 तभी डिफाइंड है, log ऑफ x+3 सर तभी एग्जिस्ट करता है जब आपका क्या हो सर? जब आपका x+3 क्या हो सर? वो ग्रेटर देन जीरो हो। मतलब आप कहना चाह रहे हो सर यहाँ से कि x जो है वो ग्रेटर देन -3 हो, इक्वल टू भी -3 ना हो। तो पहला कंक्लूजन तो ये। एंड आई होप आपको याद होगा, इसके साथ साथ आपको एक और बात चेक करनी है, और एंड लगना मतलब क्या? इंटरसेक्शन। मतलब इस आंसर के साथ एक और आंसर चेक होगा। क्या चेक होगा सर? सर कि x² + 3x+2 ये जो डिनोमिनेटर ये जीरो नहीं हो सकता। मतलब आपने जो लिखा है सर क्या? सर x² + 3x+2 इसका जीरो होना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वरना फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। सर अगर ये जीरो है तो क्या मैं इसके फैक्टराइजेशन करके रूट्स निकाल सकता हूँ? आई थिंक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म शायद काम कर जाएगी। मैं 3x को क्या लिख लूंगा? मैं लिख लूंगा 2x + x, क्योंकि 2 × 1 कितना होता है? 2, और ये दिख रहा है मुझे 2, और यहाँ पे कितना दिख रहा है? क्लियरली मुझे दिख रहा है x²। आई होप सीधा सा हमें एक्सप्रेशन दिख रहा है। और ये क्या नहीं होना चाहिए सर? जीरो नहीं होना चाहिए सर, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं देखूँ ध्यान से तो मुझे क्या दिख रहा है सर? x² + 2x है ना, यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे? x। तो एक फैक्टर क्या दिखेगा सर? एक फैक्टर दिखेगा x+2। सर यहाँ से 1 दिख जाएगा, तो यहाँ से x निकल रहा है, तो वो क्या बचेगा? x+1 है ना। और ये सर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। सर ये जीरो के इक्वल तब होगा जब x या तो -2 होगा या -1 होगा। तो यहाँ से मैं कंक्लूड करूंगा कि सर जो आपका x है वो -1 और -2 नहीं होना चाहिए। अब बहुत ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, मुझे ये भी इंश्योर करना है और मुझे ये भी इंश्योर करना है, मुझे दोनों बातें इंश्योर करनी है। अगर आपको दोनों बातें इंश्योर करनी है तो आप इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हो सर? आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हो, अगर मैं नंबर स्केल पे प्लॉट करूँ तो ये कहता है -3 से बड़ा होना चाहिए। तो मान लो ये -3 है, तो -3 से बड़ी सारी वैल्यूज है ना। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। और दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं सर? -1 और -2 मत ले लेना आप। तो -1 और -2 का आएंगे सर, ये होगा -2 और ये होगा -1। सर -2 और -1 मत लेना, ये बातें। तो आप फाइनली कहना चाह रहे हो कि सर -3 से बड़ी सारी वैल्यूज एक्सेप्ट -2 एंड -1। तो मेरा एक तरीका होगा कहने का, मेरा जो तरीका होगा कहने का वो क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? बड़ी सिंपल सी बात। आई थिंक ऑप्शन डी बहुत अप्रोप्रिएटली आपको दिया गया है कि सर आप -3 से बड़ी सारी वैल्यूज ले लो, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, यही। लेकिन सर क्या हटा दो? सर आप -1 एंड -2 हटा दो।
एंड आई थिंक ये क्लियरली आपको किस में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था स्टूडेंट्स। दो बातें हमने ध्यान रखी, कौन सी दो इंपॉर्टेंट बातें? पहली बात कि सर अगर किसी भी चीज़ का आप लॉग लेते हैं तो जिस भी वैल्यू का आप लॉग लेते हैं वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है। दूसरी बात, अगर कुछ डिनोमिनेटर में लिखा है तो वो कभी भी जीरो नहीं होता है। बस इन्हीं दोनों बातों को अप्लाई करके हमने इस फंक्शन की डेफिनेशन को फिगर आउट किया कि एक्स की किन किन वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करता है। तो मैं कहूँगा इनके बीच में एक्स की कोई भी वैल्यू ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट इनके अलावा जैसे आपने -1 -2 ट्राई कर दिया, -3 या -3 से छोटा कोई वैल्यू ट्राई किया, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। विद दैट स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9, फिर से डोमेन पर बेस्ड एक क्वेश्चन। जरा जल्दी से देखिए और ट्राई करिए कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार खुद से ट्राई करिए स्टूडेंट्स। देखो वो क्या कह रहा है, वो बड़ी आसान सी बात कह रहा है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो इस फंक्शन की वो आपसे डोमेन पूछ रहा है। मेरे ख्याल से डोमेन निकालने का अगेन आसान तरीका, सर लॉगरिथम पे बात हो रही है, फिर से सेम बात। सर लॉग फंक्शन के बारे में जितना मैं जानता हूँ, मेरा नॉलेज कहता है कि जब भी आपसे कोई कहे कि जब आप लेते हो लॉग ऑफ एक्स एट बेस ए, तुमने 2-3 चीज़ें सीखी है सर। 2-3 क्या बातें सीखी हैं सर? कि आपका जो बेस है सर, जो आपका बेस है हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। आपका जो बेस है वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता है, और जिस भी वैल्यू का आप लॉग लेते हैं वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है। ये 3 बातें आपको हमेशा इंश्योर करनी है। हमारा बेस भी पॉजिटिव होगा, ए भी पॉजिटिव होगा, 2 बातें। तीसरी बात, बेस कभी भी 1 नहीं होता है। तो 3 बातों में हम काम करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। आपका एक्सप्रेशन क्या है सर? आपका एक्सप्रेशन है, ध्यान से सुनिएगा, log of what? x square minus 1 I believe, log of x square minus 1। और बेस क्या है स्टूडेंट? सर बेस है आपका क्या? 3 + x, है ना। तो बेस है आपका 3 + x। तो ये आपका क्वेश्चन है। एक एक करके तीनों पार्ट सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। पहला कंक्लूजन क्या नजर आ रहा है सर? पहला कंक्लूजन ये नजर आ रहा है कि जो आपका 3 + x है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और वो क्या नहीं होना चाहिए? 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और मतलब हिंदी वाला और यानी एंड, यानी इंटरसेक्शन लेंगे, ये भी सेटिस्फाई होगा और ये भी सेटिस्फाई होगा। सर दूसरी बात, जिस भी वैल्यू का आप लॉग ले रहे हो वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो दोनों बातें अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। पहले ये ट्राई करते हैं। पहली कंडीशन की 3 + x जो है सर वो क्या होना चाहिए? वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मैं x को उस तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। तो x को उस तरफ शिफ्ट किया तो x जो है वो ग्रेटर देन -3 होना चाहिए। लेकिन सर जब आपने ये कहा तो आप एक बात चेक करना भूल गए कि वो 1 भी तो नहीं होना चाहिए। मतलब आप ये भी कहना चाह रहे हो सर कि जो आपका 3 + x है, 3 + x है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सर अगर 3 + x 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए तो अगर 3 को उधर लिखेंगे तो आप कहना चाह रहे हो x जो है वो 1 - 3 यानी -2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों बातें हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ से x की कुछ वैल्यूज आएंगी जिनको हम सॉल्व करेंगे। एंड ये तो होना ही चाहिए, एंड ये भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? इसके साथ साथ एक और एंड लगेगा। क्या एंड लगेगा? ध्यान से सुनिएगा, वो ये एंड लगेगा स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिए। वो क्या कहना चाह रहा है कि सर ये जो लॉग आप जिस वैल्यू का ले रहे हो, किस वैल्यू का? x² - 1, सर वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए, वो भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। क्या मैं x² - 1 को x² - 1² यानी x - 1 x + 1 लिख सकता हूँ? a² - b² वाला फॉर्मूला, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x - 1 × x + 1। आई होप ये बात आपको क्लियर हो रही है। और अगर सर ऐसा कुछ दिख रहा है तो मैं अगर वेवी कर्व मेथड यूज़ करूं तो वेवी कर्व मेथड क्या कहती है सर? सर 3 पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, है ना, 3 रेंज निकल के आ रही है, 3 सेक्शंस निकल के आ रहे हैं। एक आ रहा है -1, एक आ रहा है +1। आई होप आपको दिख रहा होगा वेवी कर्व मेथड। सर इक्वल टू जीरो नहीं है, मतलब इनको इंक्लूड नहीं कर सकते सर, मतलब -1 और +1 इंक्लूड नहीं होंगे। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुना, -1 और +1 के बीच में एक अच्छी वैल्यू दिखती है 0। 0 ट्राई किया तो 0 - 1 नेगेटिव, 0 + 1 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज क्लियरली कितना? नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। तो -1 से 1 के बीच है नेगेटिव, -∞ से -1 पॉजिटिव, और 1 से इन्फिनिटी भी क्या होगा? पॉजिटिव। ऑल्टरनेट चलता है स्टूडेंट्स, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ऐसे चलता चला जाता है। अब मैं कहना चाह रहा हूँ मुझे क्या चाहिए? मुझे एक्सप्रेशन चाहिए पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो। अगर ये ग्रेटर देन जीरो चाहिए मतलब पॉजिटिव कब है सर? मैं यहाँ से कंक्लूड करूंगा कि x आपका बिलोंग करेगा सर -∞ से -1 तक, या फिर यानी क्या बोलूँगा स्टूडेंट्स? यूनियन क्या सर? 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये सारी आपकी वैल्यूज होंगी। तो x इनका और इनका कॉमन पार्ट होगा, मतलब इसका एंड इसका इंटरसेक्शन होगा। तो मैं तीनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा। मैं तीनों को एक साथ सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट्स, तीनों बातों को लिख देता हूँ आपके सामने, फिर हम समझेंगे कि वो एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है। बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, बहुत मज़ेदार सी बात है। -∞ से +∞ तक चीज़ें जा रही हैं। मुझे पहली बात क्या कही गई थी, सुनिएगा ध्यान से। सर पहले कहा गया था -3 से बड़ा होना चाहिए। सर -3 से बड़ा होना चाहिए मतलब क्या? सर यहाँ कहीं लेट्स से होगा -3,
तो -3 को एक्सक्लूड करते हुए -3 से बड़ी इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज, ऑब्वियसली इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा। इसके अलावा सर एक और बात कही गई कि सर -2 नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, -2 नहीं होना चाहिए तो -2 यहाँ कहीं दिखेगा, और -2 भी नहीं होना चाहिए तो -2 भी हटा दिया। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। सर इसके अलावा एक और बात कही गई आपसे कि -1 से छोटा, -1 से -इन्फिनिटी तक होना चाहिए। ठीक है सर, जब वो कह रहा है -1 से -इन्फिनिटी तक होना चाहिए, तो मान लो यहाँ कहीं होगा लेट्स से -1, अगेन -1 को इंक्लूड नहीं करना है, और -1 से छोटा यानी -इन्फिनिटी तक ऐसा कुछ होगा। ऑब्वियसली +इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं करते हैं, है ना। और वो कह रहा है 1 से इन्फिनिटी तक भी लेना होगा सर, आप 1 से इन्फिनिटी तक भी ले सकते हो। तो अगर ये -1 है तो इधर कहीं होगा लेट्स से 1, और अगेन 1 को एक्सक्लूड करते हुए 1 से इन्फिनिटी तक भी लेना होगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल सा सिनेरियो, अगर मैं तीनों का इंटरसेक्शन निकालूं, तीनों मतलब वो एक जो कॉमन वाला था, एक जो इतना छोटा सा था कि x की वैल्यू -2 नहीं होगी, तो मैंने यहीं लिख दिया इसके साथ। अगर मैं इन दोनों का कॉमन पार्ट निकालूं तो दोनों कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, दोनों के ग्राफ मुझे कहाँ कहाँ देखते हैं। सर बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, दोनों के ग्राफ अगर मैं -3 से देखना शुरू करूँ तो देखो सर आपको -3 से -2 तक इसका ग्राफ दिखेगा, मुझे ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। सर -2 से -1 तक भी इसका ग्राफ दिखेगा, मुझे ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। सर -1 से 1 तक ये नहीं दिख रहा है, और -3 से -3 तक ये नहीं दिख रहा है, दोनों जहां दिखें। फिर सर 1 से देखना शुरू किया तो 1 के बाद से वापस इन्फिनिटी तक मुझे ग्राफ दिखता चला जा रहा है। मतलब आपको बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? अगर एक कॉमन कंक्लूजन दूं तो मैं कह रहा हूं सर -3 से शुरू करो, -2 -1 हटाओ, 1 हटाओ, बाकी सब वैल्यूज लो। मतलब मैं अगर एक सिंपल सी लैंग्वेज में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा सर, -3 से -2 तक ले लो सर, फिर सर -2 से -1 तक की सारी वैल्यूज ले लो सर आप। आई होप आपको समझ रहा है। -1 से 1 तक मत लेना सर, फिर आप क्या लेना, फिर आप लेना 1 से इन्फिनिटी तक। तो ये आपका आंसर होगा। -3 से -2, आई होप आपको दिख रहा है। -2 हटाना है, -3 भी हटाना था तो एक्सक्लूड किया, ओपन ब्रैकेट। -2 से -1 अगेन इंक्लूड किया, लेकिन -2 -1 बाहर रखा, और फिर -1 से 1 तो ले रही नहीं था, फिर 1 से इन्फिनिटी तो ये लिया। आई होप आपको ये बात समझ आई, बड़ी सिंपल सी बात थी। तो अगर मैं इस बेसिस पर इसका आंसर देखना चाहूँ तो मुझे जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? आई होप आपको दिख रहा है ऑप्शन डी में गड़बड़ है। ऑप्शन डी में ये वाला जो है आपका एक क्लोज्ड ब्रैकेट है, तो आई विल प्रेफर हैविंग ऑप्शन सी, -3 से -2, -2 से -1 और 1 से इन्फिनिटी, और ऐसा मुझे क्लियरली ऑप्शन सी दिख रहा है। आई होप आपको रियलाइज हुआ तीन बातें स्टूडेंट्स कौन सी, कि आपका जो बेस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो 1 नहीं होता, और जिस वैल्यू का आप लॉग लेते हैं, जिस वैल्यू का आप लॉग लेते हैं वो हमेशा क्या होती है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव। इन तीन बातों के आधार पे हमने इस फंक्शन की क्या निकाली? डोमेन। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग नहीं है। स्टैंडर्ड सी इनइक्वालिटीज, इनइक्वेशंस जो हमने पढ़ी है, बस उन्हीं प्रॉपर्टीज को आप अप्लाई करते चलिए, आपके आंसर्स बहुत ईजिली निकल कर आएंगे। आई होप यहाँ तक ये सारे पार्ट, ये कॉमन वाला पार्ट कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहा है। ये एंड और कब सोचना है ये क्लियर हो रहा है। इंटरसेक्शन यानी एंड, यूनियन यानी और, ये सारी बातें आपको समझ आ रही हैं। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ूँ तो एक और क्वेश्चन डोमेन पर बेस्ड, जरा इसे ट्राई करिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखिए और मुझे बताइए कि इसका आप क्या आंसर लिखेंगे। खुद से ट्राई करिए स्टूडेंट्स एक बार। देखो मेरे ख्याल से आपने सॉल्व किया होगा। वो क्वेश्चन में क्या लिख दे रहा है, अगेन डोमेन पे बात हो रही है। मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा एक अलग लैंग्वेज में यानी और बेहतर तरीके से लिख के बताता हूँ। वो क्या लिख रहा है, x-3 अपॉन, है ना। तो न्यूमरेटर में आपके पास लिखा हुआ है x-3। व्हाट डू वी हैव इन द डिनोमिनेटर? सर डिनोमिनेटर में है आपके पास क्या, x-1, और फिर क्या लिखा हुआ है सर, फिर लिखा हुआ है √x²-4। तो वो लिखा हुआ है √x²-4, ये लिखा हुआ है √x²-4। तो ऐसा कुछ आपके पास लिखा हुआ है ना। सिनेरियो कुछ ऐसा सा, x-3, x-1 √x²-4। अब सर अगर ऐसा लिखा हुआ है, आई एम रियली सॉरी, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आप डोमेन के बारे में क्या कहेंगे? सर मेरे ख्याल से अगर समथिंग अपॉन समथिंग, p(x) अपॉन q(x) दिया हुआ तो न्यूमरेटर से तो मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं सर। न्यूमरेटर कोई दिक्कत देने वाली चीज़ नहीं है। बस डिनोमिनेटर में एक चीज़ पहले तो इंश्योर कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो डिनोमिनेटर है सर, ये पूरा क्या नहीं होना चाहिए सर, ये 0 नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात सर, डिनोमिनेटर में एक और चीज़ है, अंडर के अंदर एक एक्सप्रेशन लिखा हो, और हम जानते हैं सर कि अंडर के अंदर कुछ भी लिखा हो सर तो वो क्या होना चाहिए, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बट इक्वल टू 0 इसलिए नहीं लेंगे क्लास, क्योंकि अगर जैसे ये 0 हुआ तो अंडर(0) इज 0, तो मैं कहूँगा कि ये भी नॉट इक्वल टू 0 ही रहेगा। मतलब आई वुड से नॉट इक्वल टू 0 से अच्छा वर्ड होगा, क्या कहेंगे सर, कि सर ग्रेटर देन 0 होगा। क्या आपको ये बात समझ आई? बड़ी आसान सी, बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। क्या बात कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स? देखो मैं एक्सप्रेशन को एक अलग सिंपल भाषा में लिखता हूँ। आपके पास लिखा हुआ है p(x) अपॉन लेट्स से q(x) इंटू लेट्स से
एच ऑफ एक्स, है ना, ये आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। सर दो बातें या तीन बातें अगर आप बहुत क्लियरली देख पा रहे हो तो आपको देखना चाहिए। न्यूमरेटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमरेटर अच्छा खासा रखा हुआ है। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब आपका क्यू ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एच ऑफ एक्स क्या नहीं होना चाहिए सर, ये जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो सर, ये और ये जीरो नहीं होना चाहिए। सर अंडर रूट से क्या फर्क पड़ता है, बस एच ऑफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप दो बातें और कंक्लूड करोगे स्टूडेंट्स कि सर क्यू ऑफ एक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए एंड एच ऑफ एक्स जो है वो भी जीरो नहीं होना चाहिए। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी मोर प्रिसाइज, मैं एक आसान लैंग्वेज में और अच्छे से लिख सकता हूँ कि एच ऑफ एक्स अंडर रूट के अंदर है तो एच ऑफ एक्स को पॉजिटिव होना चाहिए, यानी नॉट जीरो से अच्छा जो वर्ड होगा वो होना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव भी तो चाहिए। मतलब एच ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चलता है, लेकिन एच ऑफ एक्स जीरो भी नहीं हो सकता था। तो मैं एच ऑफ एक्स को एक और अच्छी भाषा में कहूंगा, एच ऑफ एक्स के लिए एक और अच्छा वर्ड होगा मेरे लिए क्या, कि सर एच ऑफ एक्स होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। तो बस ये दो बातें आपको चेक कर लेनी है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको दे रहा हूँ कि यहाँ से आप सॉल्व करके मुझे बताइए कि आप कैसे निकालेंगे। आई होप आपके सामने सारी चीज़ें रख दी गई, बस आपको ये वैल्यूज़ रखनी है और उस पर ट्राई करना है डोमेन का आपका एक्सप्रेशन। तो एक बार जल्दी से ट्राई करिए स्टूडेंट्स और फिर हम देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं कि कैसे करनी है। आई होप अब आपको समझ आ चुका है। ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहली चीज़ सर, ये दोनों जो डिनोमिनेटर है जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब आप कह रहे हो सर क्या, आप कह रहे हो सर x माइनस वन इंटू दिस एक्सप्रेशन, x माइनस वन इंटू दिस एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट जो है जीरो नहीं होना चाहिए। ये प्रोडक्ट जीरो कब होगा सर, या तो ये जीरो होगा या जीरो होगा, दोनों जीरो होंगे। सर इसको जीरो नहीं बनाते पहले, तो x माइनस वन जीरो नहीं होना चाहिए सर। तो पहला कंक्लूजन, जब x माइनस वन जीरो नहीं है तो आप क्या कहना चाह रहे हो सर, x को क्या नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए। ये आपका पहला कंक्लूजन। आई होप आसान सी बात है जो हम कहना चाह रहे हैं। सर दूसरी बात क्या, सर ये अंडर रूट के अंदर जो पार्ट है ये भी जीरो नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, चूंकि अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट है, पहली बात तो डिनोमिनेटर में है तो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी वाला पार्ट जीरो नहीं होगा। दूसरा, ये अंडर रूट के अंदर भी है तो ये पॉजिटिव भी होना चाहिए, मतलब ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। और नॉन नेगेटिव को और कंक्लूड करूं क्योंकि जीरो भी नहीं होना चाहिए, मतलब टू बी मोर स्पेसिफिक ये पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब सर आप कहना चाह रहे हो कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर जो है, ये जो एक्सप्रेशन है सर ये होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। मतलब आप कहना चाह रहे हो अगर फोर को मैं लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं सर, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। अगेन क्या हम वेवी कर्व मेथड यूज कर सकते हैं, आई होप आपको याद आ गया होगा। जैसे ही ऐसा कुछ दिखता है फैक्टराइजेशन वाला फॉर्म, आप वेवी कर्व मेथड पर आ जाइए और अगेन आप प्लस टू और माइनस टू दो फैक्टर्स ट्रीट कर लीजिए। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगेन जीरो अच्छा टर्म है। जैसे ही माइनस टू और प्लस टू के बीच सोचा जीरो, तो जीरो माइनस टू नेगेटिव, जीरो प्लस टू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, तो ये होगा नेगेटिव। इसके ऑल्टरनेट सेगमेंट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। आई होप आपको ये बात याद है। यानी मैं क्या कंक्लूड करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात, हमेशा ध्यान रखिए। और जनरली ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही चलता है अगर चीज़ें ऐसी हो तो, इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, है ना। मतलब इसके रूट्स के पीछे नेगेटिव होता है और रूट्स के इधर और उधर वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसको ऐसे भी सोच कर याद रख सकते हो। अगर इसी कहानी को मैं दोहराऊं, इसी बात को मैं समझूं तो सर मुझे समझ रहा है कि ये ग्रेटर देन जीरो चाहिए। मतलब सर माइनस टू से छोटा या प्लस टू से बड़ा चलेगा। मतलब यहाँ से आप क्या कहना चाह रहे हो सर, एक्स जो है वो बिलोंग करेगा माइनस टू से छोटी वैल्यूज को, क्योंकि इक्वल नहीं है तो टू पे हम ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे माइनस टू पर, और टू से इन्फिनिटी। तो ये दो बातें निकल के आ रही हैं सर। इस बीच आपको एक और बात इंश्योर करनी थी सर कि एक्स वन नहीं होना चाहिए। अब अगर इसका और इसका मैं इंटरसेक्शन निकालूं, क्योंकि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच क्या लगेगा, एंड, यानी इंटरसेक्शन। अब खुद सोचो सर ये क्या बोल रहा है, देखो बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। ये कह रहा है आपसे कि सर x जो है वो माइनस टू से छोटा और प्लस टू से बड़ा होना चाहिए। मतलब आपने बोला सर माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू ये रहा और प्लस टू से इन्फिनिटी ये रहा, तो आपने बोला टू को एक्सक्लूड करते हो इन्फिनिटी तक और माइनस टू को एक्सक्लूड करते हो माइनस इन्फिनिटी तक, ये वैल्यूज होनी चाहिए। और आप बीच में कह रहे हो सर कहीं ना कहीं वन आता होगा, वो वन भी मत लेना। तो ओवरऑल सीधी बात है सर, वन तो वैसे भी नहीं ले रहे हैं। अगर आप टू से इन्फिनिटी और माइनस टू से इन्फिनिटी ले रहे हो तो उसके बीच वन आता भी नहीं है। तो आप फाइनली कंक्लूड करोगे कि यस, जो तीनों का इंटरसेक्शन जो होगा, ये क्या कह रहा है सर, वन के अलावा सब होगा। तो वन के अलावा सब होगा मतलब क्या, देखो ये कह रहा है सर वन से दिक्कत है मुझे, वन के अलावा सब होगा, तो वन मतलब वन के अलावा सब ले लो। तो अगर दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो क्या आ रहा है सर, अगर दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो सीधा सीधा हिस्सा आ रहा है कौन सा, माइनस टू से इन्फिनिटी वाला और टू से इन्फिनिटी वाला। तो आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, एक्स बिलोंग करता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, और यानी अथवा यानी और, ओ आर इंग्लिश वाला यानी या वाला, और या फिर टू से इन्फिनिटी तक। ये हमारी कहानी होगी। और इस बेसिस पर आप क्या मार्क करेंगे स्टूडेंट्स, आप किस तरफ बढ़ेंगे सर, आप कहेंगे कि आप सीधे सीधे मार्क करिए ऑप्शन बी, क्योंकि बाकी ऑप्शंस तो थोड़े गड़बड़ हैं। आई थिंक ऑप्शन सी और डी अलग तरीके से दिए, ऑप्शन ए भी आंसर नहीं होगा, इन क्लियरली दिख रहा है ऑप्शन बी। हम यहीं से कह सकते थे सर कि पहली बात तो एक्स क्या नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात सर ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
तो इसके रूट्स क्या होंगे, +2 एंड -2, तो -2 से छोटा और +2 से बड़ा, सिंपल सी बात हम कहेंगे और इस बेसिस पे इसको कंक्लूड करेंगे। आई होप बहुत डिफिकल्ट सा पार्ट नहीं है, बहुत डिफिकल्ट सी चीज़ें नहीं है। मान लो अगर ये न्यूमरेटर में होता तो क्या करते, मान लो अगर न्यूमरेटर में होता x² - 4 ऐसा कुछ है ना, और डिवीजन में सिर्फ x - 1 होता, तो मैं दो बातें करता। सर न्यूमरेटर में 0 होना अलाउड है, तो अगर ऐसा कुछ होता तो फिर मैं क्या कहता पता है, फिर मैं कहता सर x² - 4 बस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चलेगा। उस केस में मैं इक्वल टू 0 भी ले लेता, क्योंकि उस केस में ये न्यूमरेटर में होता। यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, इसलिए इसका इक्वल टू 0 होना हम अफोर्ड नहीं कर पाए। बस ये छोटा सा एक फर्क याद रखिएगा, अंडर वाला एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में इक्वल टू 0 भी चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में हम इक्वल टू 0 हटा देंगे। आई होप ये बात आपको समझ आई। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई भी कंसर्न नहीं है। सबसे जरूरी बात स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो अभी तक हमने डिस्कस किए, 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 2 में और क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 3, 4, 5 में और भी काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी लेंगे। बट फिलहाल के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप आपको जो भी जितने भी बेसिक कंसेप्ट सिखाए गए हैं सेट्स, रिलेशन और फंक्शंस वाले चैप्टर में, वो मेजरली सारे कंसेप्ट्स आपके रिवाइज होते चले जा रहे हैं, आपको चीजें समझ आ रही हैं और कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही है एज फार एज आई थिंक, है ना। अगेन अगर कोई क्वेरी या कंसर्न है तो कमेंट में लिख दीजिए, या फिर आपका इस ग्रुप के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है आस्क मी योर डाउट, वहां पे क्लिक करके न्यूमेरिकल फॉरवर्ड करिए। डेफिनेटली उन्हें हम एक कंबाइंड लेक्चर में सारे डाउट्स एड्रेस करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट, समथिंग वेरी सिंपल, समथिंग वेरी क्रूशियल, दैट www.magnetbrains.com ये हमारा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देता है ऑलमोस्ट हर सेक्टर में। मतलब किंडरगार्टन से K-12 से लेकर काफ़ी सारी या लगभग सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे CUET, गवर्नमेंट एग्जाम्स, आपकी IIT JEE नीट, इन सब NTSC ओलंपियाड, इन सारी एग्जाम्स के पूरे कंप्लीट पैकेजेस, पूरे के पूरे कोर्सेज, क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स। आपको कुछ नहीं करना है, मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पर जाना है, आपको सारे कोर्सेज एक्सप्लोर करने हैं, जो भी आपके प्रेफरेंस का कोर्स हो। फॉर एग्जांपल अगर आप IIT JEE पर क्लिक करने तो आपके सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने हो जाएंगे ओपन, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैथ्स के लेक्चर देखना चाहते हैं तो वॉच नाउ पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके मैथ्स के सारे लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, इंडिया के टॉप टीचर्स क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। जिस भी सब्जेक्ट के, जिस भी टॉपिक के, जिस भी चैप्टर के आपको लेक्चर्स देखना है उसको एक्सपांड करिए, उसके सारे लेक्चर्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। DPPs, उनके सोल्यूशन, MCQ, PYQ, सब कुछ प्रॉपर्ली यहाँ पर आपके सामने ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखा होगा। प्रॉपर्ली आप सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई पेड वर्जन नहीं है, कोई ऐसा मॉड्यूल नहीं है जिसके लिए आपको कुछ करना होगा। सब कुछ, एवरीथिंग, पूरे के पूरे कोर्सेज, पूरा का पूरा प्रोग्राम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डिजाइन किया जा रहा है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से। आप जैसे इसे एक्सपांड करेंगे, जैसे आप इसे ओपन करेंगे, आपका लेक्चर बफर फ्री मोड में ओपन हो जाएगा। जो भी आप लेक्चर देखना चाहें फुल स्क्रीन पर आप यहीं देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, यही की सारी चीज़ें मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर भी रेप्लिकेट होती हैं। हमारे हर प्रोग्राम के अलग अलग यूट्यूब चैनल्स हैं। फॉर एग्जांपल IIT JEE नीट के लिए अगर आप चाहें तो आप एक्सेस कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट, हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। और वहाँ भी प्ले लिस्ट में सारी चीज़ें, PYQs, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, DPPs, थ्योरी लेक्चर, एवरीथिंग प्रॉपर्ली इज अरेंज्ड देयर एज वेल। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको इन सब के PDFs भी मिल जाएंगे, वहाँ भी चीज़ें रखी हैं। बट प्रेफरेबली वेबसाइट पर और ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है और सिस्टमैटिकली अरेंज्ड हैं, तो आप जैसा भी चाहें अपने कन्वीनियंस से चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। बस एक छोटी सी दरख्वास्त, एक छोटी सी रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स, आई होप ये जो एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट जो मॉड्यूल आपके लिए बनाया जा रहा है, ये आपकी काफ़ी हेल्प कर रहा है, इससे आप काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी सीख रहे हैं मोर इंपॉर्टेंटली, और ये आपको काफ़ी पसंद आ रहा है। तो अगर सच में ये पसंद आ रहा है तो इन वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करिए स्टूडेंट्स। अगर चैनल पर होने वाली हर एक्टिविटी से आपको अपडेटेड रहना है, नोटिफाइड रहना है कि हर चीज़ आपको अप्राइज्ड रहे, इन्फॉर्म्ड रहें, आप कुछ भी नया रिलीज हो रहा है, कोई भी नई चीज़ आ रही है, तो हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर चीज़ के बारे में आपको टाइमली पता चलता रहे। एंड सबसे ज़रूरी चीज़ स्टूडेंट्स, क्योंकि एक 100% फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की कई सारे सेगमेंट्स में तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करिए ताकि हर बच्चा इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाए ताकि वो भी इसे अवेल कर पाए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि सब्सक्राइब करके इसे शेयर करना क्यों ज़रूरी है। प्लीज़ वीडियोज़ लाइक ज़रूर करते रहिए। विद दैट वी आर कल्मिनेटिंग दिस लेक्चर हियर। थैंक यू सो मच।